हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, आप देख रहे होंगे। क्लास 12th केमिस्ट्री है ये और सॉल्यूशन चैप्टर आपका है। तो हम 5 से 7 मिनट का एक सीरीज लेंगे जिसमें आपको सारे टॉपिक को बहुत डेप्थ में अच्छे से बताया जाएगा और उसके बाद अगले टॉपिक में आपको उससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करवाया जाएगा, ताकि कम समय में आप लोग सारी चीजें कर सको। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ऐसे ही फिजिक्स में शुरू होगा। तो सबसे बेसिक चीज आपको शुरू करना है, वो क्या है? कंसंट्रेशन। सबसे बेसिक चीज क्या है? कंसंट्रेशन। आपने हमेशा पढ़ा होगा कंसंट्रेशन क्या होता है। इट रिप्रेजेंट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव अमाउंट यानी आपका, मान लीजिए आपका एक बीकर है, कोई भी बीकर है, उसके अंदर आपको पता है, आपने 9th से पढ़ा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूट के अंदर यानी सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, वही क्या होता है? आपका कंसंट्रेशन होता है। ये सिंपल सी बात है ना, और ये आपको पता है कितना सिंपल, इतनी चीज है। दूसरा, अब इसके कितने कितने टर्म है, हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो ये चीज देखो, 1 ग्राम पर लीटर यानी जिसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V और परसेंटेज V/V। ये ऐसी चीजें हैं बेटा जो आपकी डायरेक्टली यूज नहीं होंगी। आपका जो है डायरेक्ट इसका यूज नहीं होगा, डायरेक्ट यूज नहीं होगा, बट ये क्वेश्चन में इनडायरेक्टली गिवन होंगी। ये आपको इनडायरेक्टली मिल जाएगा, तो आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। और सबसे फेमस तो अपना है ही मोलारिटी। मोलालिटी सबसे फेमस है, और सबसे फेमस ये 3 चीजें सबसे फेमस हैं। बल्कि 3 क्या, ये चारों है ना, ये 4 चीजें सबसे ज्यादा स्टार हैं, वीआईपी हैं, जिनको आपको डिटेल में पूरा पढ़ना है। तो हम लोग 1 बाय 1 सारी चीजें पढ़ते हुए चलते हैं, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। आपको भरोसा बनाए रखना है और हर एक चीज को आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आगे हमको क्या पढ़ना है 1 बाय 1 चर्चा करते हैं सबके ऊपर। चलिए, तो सबसे पहली चर्चा हम लोग करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे बेटा? ग्राम पर लीटर। एक एक लाइन में, ज्यादा नहीं, आपको जितना आपके काम की चीजें हैं उतना हम लोग बात करेंगे पूरा का पूरा। सबसे पहले लेते हैं ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन। तो सबसे पहला हमने लिया आपका x ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन। ये आपके सामने मैंने लिख दिया है पूरा का पूरा, ठीक है ना, लिख दिया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पढ़ो, इसको पढ़ना सीखना चाहिए। ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा कि अगर 1 लीटर आपका, 1 लीटर सॉल्यूशन है, क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन आपका है, तो इसका मतलब सॉल्यूट कितना है? तो उसमें x ग्राम सॉल्यूट है, x ग्राम सॉल्यूट है। तो मैंने निकाल लिया ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर के अंदर आपका x ग्राम सॉल्यूट है। तो अगर 2 लीटर आपने सॉल्यूशन ले लिया, 2 लीटर ले लिया तो क्या हो जाएगा आपका? 2x हो गया। और अगर आपने 3 लीटर ले लिया तो आपका 3x हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ताकि एग्जांपल से आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया 4 ग्राम पर लीटर NaOH। ये आपको दिया हुआ है, 4 ग्राम पर लीटर NaOH आपको दिया है। तो आपको देखना है कि मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना, सॉरी, मास ऑफ NaOH कितना है। सॉल्यूशन के अंदर NaOH का मास कितना है, ठीक है ना, मास कितना है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है 4 ग्राम, दूसरा ऑप्शन आपका है 8 ग्राम, तीसरा ऑप्शन आपका है 12 ग्राम, और चौथा ऑप्शन है आपका कह नहीं सकते। ये ऑप्शन मेरा अलग से है, कह नहीं सकते। तो कुछ बच्चों का सिंपल दिमाग आएगा, डायरेक्टली देखो कि सर आपने ही बताया था ये अभी कि लीटर, इसका मतलब 1 लीटर के अंदर आपका 4 ग्राम NaOH है। 1 लीटर के अंदर 4 ग्राम NaOH है, इसलिए ऑप्शन कौन सा जाना चाहिए? 4 ग्राम जाना चाहिए। बट ये आंसर क्या है? गलत है। क्यों गलत है ये देखिए, 1 लीटर में 4 ग्राम है, लेकिन अगर मैंने 2 लीटर लिया तो क्या हुआ? 2 × 4। 3 लीटर अगर मैंने लिया तो क्या हो जाएगा ये आपका? 3 × 4। अब बताओ, क्या आपका वॉल्यूम कहीं भी दिया हुआ है? नहीं। तो आपको वॉल्यूम दिया ही नहीं है, आपसे सिर्फ क्या पूछा है? मास ऑफ NaOH, यानी इन, मैं आगे लिख देता हूं, इन सॉल्यूशन। बात एक ही है, इन सॉल्यूशन मास ऑफ NaOH आपसे पूछा हुआ है। तो बताओ, ना 1 लीटर दिया है, ना 2 लीटर, ना 3, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट हम ये नहीं प्रेजेंटली कह नहीं सकते कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि आपको वॉल्यूम यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हम कहेंगे भाई हम कह नहीं सकते हैं। ऑप्शन कौन सा जाएगा? हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है। बात खत्म हो गई इतनी। तो पहला खत्म, पहला इतना ही था, इतना ही आपका खत्म हो चुका है। अगली चीज आप देखिए, अगली चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी, है ना।
x परसेंटेज W बाई डब्ल्यू। फिर से वही आराम से देखो, W का मतलब क्या है, वेट यानी ग्राम के अंदर, ये भी W क्या है, वेट ग्राम के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या मतलब है, 100 ग्राम सॉल्यूशन आपका है, यहाँ कितना आपने लिया, 100 ग्राम, यानी W बाई डब्ल्यू ये फिक्स है, कितना होता है, 100 ग्राम होता है। तो 100 ग्राम के अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपका ये जो x है वही क्या है, सॉल्यूट है, वही x क्या है, सॉल्यूट है। जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है 4% W बाई डब्ल्यू, तो हमने कहा W बाई डब्ल्यू का मतलब होता है 100 ग्राम के अंदर, W बाई डब्ल्यू का मतलब होता है 100 ग्राम के अंदर। 100 ग्राम के अंदर कितना है, 4 ग्राम, 100 ग्राम के अंदर कितना है, 4 ग्राम। अच्छा NaOH मैंने लिया है ना भी एग्जांपल समझने के लिए, तो 4 ग्राम NaOH है, तो 200 ग्राम के अंदर डबल हो जाएगा, 300 ग्राम के अंदर 12। अक्सर देखोगे आगे जाके हमको 1 लीटर के अंदर लेना होता है, 1 लीटर, तो 1 लीटर में 1000 ग्राम, यानी यहाँ 100 था, अपना दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या था 100, 100 में 4 तो 1000 में, तो देखो 10 से यहां मल्टीप्लाई तो 10 से यहां मल्टीप्लाई, यानी 40 ग्राम। तो आपका एक तो आपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ लिया, दूसरा आपका फॉर्मूला है परसेंटेज W बाई डब्ल्यू, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आपको W बाई डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, 4%, मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, सॉल्यूशन का आपको 100 ग्राम यहाँ पे दिया होता है, 100 और 100 क्या हो जाएंगे, आपके कट जाएंगे, तो यही 4 क्या बन जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट बन जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली चीज की तरफ चलते हैं, जो आपका उसी का भाई है, x परसेंटेज W बाई वी, x परसेंटेज W बाई वी। अब कहानी फिर से समझना, पहले W बाई डब्ल्यू था, अब W बाई वी है, तो आपको नीचे वाले फोकस करना है, नीचे वाले पे ही फोकस करना है, नीचे वाले पे ही फोकस करना है। नीचे क्या है, V का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, यानी 100 ml के अंदर, 100 ये 100 ml के अंदर आपका जो x ग्राम वो क्या है, सॉल्यूट है, तो 100 ml के अंदर x ग्राम सॉल्यूट है। जैसे एग्जांपल 4% W बाई वी, 4% W बाई वी, इसका मतलब 100 ml के अंदर, V का मतलब वॉल्यूम, ml, 100 ml के अंदर आपका 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH है। फार्मूला फिर से वही बन गया, सॉल्यूट ऊपर रहेगा, बस इसके इस बार ग्राम के अंदर रहेगा, सॉल्यूशन कहां रहेगा, नीचे रहेगा, हमेशा नीचे रहता है, लेकिन वो किसके अंदर रहेगा, ml के अंदर रहेगा। इतना ही आसान है। अगला x परसेंटेज V बाई वी, V का मतलब 100 ml, तो आपको पहले ही पता चल गया, बट इस बार क्या है, ये भी ml के अंदर, देखो ये भी इसके अंदर है, ml के अंदर है, V है ना, तो ml के अंदर, यानी 100 ml के अंदर x ml सॉल्यूट है। फॉर्मूला फिर से वही, सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूशन नीचे, दोनों वॉल्यूम है तो दोनों ml के अंदर होंगे, तो कहानी ये आपकी पूरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। चलो बच्चों, ये आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलारिटी, आपने बहुत बचपन से पढ़ा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको वीआईपी लिख दिया है। मोलारिटी समझते हैं, सबसे पहले वन बाय वन डिटेल में पूरा समझ के जाओ, नहीं समझ में आएगा बार बार वीडियो को बैक करो, लेकिन समझो अच्छे से। मोलारिटी है बेटा, मोलारिटी सबसे पहले कैपिटल M से डिनोट करते हैं, क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि सॉल्यूट हमेशा ऊपर रहेगा, पहली चीज ये क्लियर कर लो, सॉल्यूट हमेशा कहां रहेगा, सॉल्यूट हमेशा बेटा ऊपर ही रहेगा, ये चीज अभी तक क्लियर हो गई होगी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो मैंने मोल को लिख दिया है N, वॉल्यूम को लिख दिया है V, और किसके अंदर लिख दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लीटर के अंदर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। क्लियर हो गया होगा। अब एक बात समझना, आपको फिजिक्स के अंदर हो और चाहे केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हो, आपको डिफिनीशन खुद से बनाना आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे इसकी डिफिनीशन बनाना है, चलो देखते हैं। तो मैंने देखा यार वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, अगर मैं इस वॉल्यूम को 1 लीटर पुट कर दूं, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को 1 लीटर पुट कर दिया है, तो मेरी जो मोलारिटी निकल के आएगी M इज इक्वल टू N अपॉन, मैंने इसको कितना पुट किया है 1, तो N अपॉन 1 क्या हो जाएगा, सीधा इज इक्वल टू N, यानी मेरी मोलारिटी किसके बराबर हो गई है, मोल के बराबर हो चुकी है। तो मैंने वही लिखा है, मोलारिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल है, वही आपकी क्या है, मोलारिटी है बेटा। बात समझ में आ गई। चलो अब नोट पॉइंट लिखते हैं। आपको ये पता है 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, मिली लीटर होते हैं, मिली लीटर होते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना, मिली लीटर होते हैं। आज एक चीज और आपको वही बता देता हूं, देखो ये होता है 1000, ये आप लिखते हो मिली लीटर, जिसको ml में लिखते हो मिली लीटर। मिली का मतलब आप लोग बहुत बचपन से जानते हो, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 लीटर। बताओ ये 1000 और ये -1000 क्या हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, लीटर बचा। तो आज तक आपको समझ में आ गया होगा हम किस तरीके से लिखते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन ये मिल चुकी है। सेम ऐसे ही मैंने 1 मोल को लिख दिया 1000 मिली मोल, लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर 1 लीटर को 1000
मिलीलीटर लिख सकते हैं तो 1 मोल को 1000 मिलीमोल मैं लिख सकता हूं। यहां किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सेम यही कैटेगरी मैंने अपनाई है। अब आते हैं, कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे एमएल में दिया होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो, जैसे मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, अब आपको इधर से उधर जाना चाहिए, इधर से उधर आपको जाना आना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग देखो यहीं पे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये आपने कहां से लिख दिया, तो इधर भी देख लो, मैंने लिखा यार मोलारिटी इज इक्वल टू आपका एन बाई वी है। तो अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो m इंटू वी क्या मेरा n बन जाएगा। तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन आपके अपने दिमाग में चलना चाहिए। हमने लिख दिया, हाँ सर हो गया। अब अगर मैं इसको लीटर के अंदर लिखता हूं, अगर मैं इसको ml के अंदर लिखता हूं, ml के अंदर क्या मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखो अगर आपको इसको ml के अंदर लिखना है, 1000 से आपने मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया। हालांकि ये वाला स्टेप हम छोड़ सकते थे, ये वाला स्टेप हम छोड़ सकते थे, बट देखो ये 1000 और ये 1000 कैंसिल हो गया। तो अगर आप इसको ml में रखते हो तो आप इसको मिली, यानी सिंपल सी बात है, m का मतलब मिली होता, अगर इसको भी मिली में रखोगे तो इसको भी मिली में आपको रखना पड़ेगा। इतनी सी बात आपकी यहां पे समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आइए हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं क्या होता है। तो बेटा इंटेंसिव का मतलब होता है कि जो डू नॉट डिपेंड, जो अमाउंट या साइज पर डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिव है तो क्या कहते हैं, जो अमाउंट और साइज पर डिपेंड नहीं करता। एक्सटेंसिव जो डिपेंड करता है ना। बताने वाले ने मुझे ये बताया था, देखो हर कोई अपने एक्स पर डिपेंड करता है, हंसना नहीं, हर कोई अपने, देखो ये क्या लिखा है एक्स, तो हर कोई अपने एक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यानी एक्सटेंसिव में मामला डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। चलो, जैसा कि मास होता है, साइज बढ़ाते जाओगे तो उसका मास बढ़ता जाएगा। अच्छा, इंटेंसिव जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या आएगी, वो आएगी मोलारिटी। तो मोलारिटी वो डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती का मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये पूरा मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, पूरा एक सॉल्यूशन, तो जो पूरे का होगा, जो इतने पूरे का होगा वो एक बूंद का होगा, वो कितना, एक ड्रॉप, एक सिंगल ड्रॉप का भी उतना ही होगा मोलारिटी जो इस पूरे का होगा। अब ये हैरानी की बात हुई, सर ये क्या बता रहे हो आप, तो अजीब चीज है। आइए मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले एग्जांपल, ये आपका गिवन है, ये आपका क्या है, गिवन आपको दिया हुआ है, ये आपको गिवन दिया हुआ है क्या, 10 मोल दिया है सॉल्यूट का और 20 लीटर का पूरा सॉल्यूशन ये आपको दिया हुआ है। तो आपने मोलारिटी निकाली मोल अपान वॉल्यूम, तो 10 अपान 20 यानी 1/2 आपका हो गया। यानी इस पूरे का कितना है, 1/2। इस पूरे की मोलारिटी आ गई है आपकी 1/2, ये फिक्स हो चुकी है। इसका मतलब अब सबकी कितनी आनी चाहिए, 1/2 आनी चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए। तो मैंने एग्जांपल लिया, चलो एक काम करते हैं, अमाउंट को आधा कर लेते हैं। यानी मैंने आधे से एक लकीर खींच दिया, मैंने अमाउंट को क्या कर दिया बेटा, आधा। चलो अब आधे का, अभी तो पूरा निकाल रहे थे, अब आधे का मुझे चाहिए। तो एक बात बताओ, दिमाग लगाना अपना, अगर आपका अमाउंट आधा हुआ है तो क्या इसके जो मोल थे, जो पहले 10 मोल थे, 5 इधर हो गए होंगे, 5 इधर हो गए होंगे, यानी मोल भी आपका तो आधा हुआ होगा। तो आपका मोल भी आधा हुआ है, यानी आपका मोल 5 हो चुका है। जो वॉल्यूम यार पूरा का पूरा 20 लीटर था, आपने आधा कर दिया है अमाउंट, इसका मतलब जो आपका वॉल्यूम है वो भी आधा होगा, यानी 20/2 यानी 10। अब मोलारिटी निकालो, 5/10, फिर से क्या आ गई, देखो 1/2। आपने कहा नहीं सर हमको एक और चीज बताइए, हमने कहा यार अमाउंट को 1/4 कर लिया है, यानी अब आपने अमाउंट कौन सा ले लिया है, आपने ये वाला अमाउंट ले लिया है 1/4 का। हमने कहा उसको भी चेक कर लेते हैं। तो अगर आपका अमाउंट 1/4 हुआ है, इसका मतलब आपका मोल भी तो 1/4 हुआ है। तो पहले मोल 10 था, 10/4 हो चुका है। वॉल्यूम पहले 20 था, अब 20/4 हो चुका है। यहां से भी निकालोगे तब भी आपका कितना आएगा, आपका आएगा मोलारिटी इज इक्वल टू 1/2, डिवाइड करके देख लीजिए। तो जनरल टर्म क्या है कि अगर आपने अमाउंट को 1/n किया है तो मोल भी उतना ही टाइम कम होगा, वॉल्यूम भी उतना ही टाइम कम होगा, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो जो वैल्यू पहले आनी चाहिए थी वही वैल्यू अब आएगी, और जो पूरे सॉल्यूशन का आएगा वही एक ड्रॉप का आएगा। इसी पर एक क्वेश्चन है, सबसे धमाकेदार क्वेश्चन, आप किसी भी अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी वो क्वेश्चन दीजिएगा और वो गारंटी है ये क्वेश्चन आपसे या करेगा तो बहुत लंबे मेथड से। आइए हम सिंपल तरीके से उस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो आए ना आए लेकिन आपको सिखा के बहुत कुछ जाते हैं। आपसे कहा गया मोलारिटी आप 720 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, आपको मोलारिटी बतानी है। अब बहुत सारे लोग आप जिससे भी पूछेंगे बहुत लंबा लंबा मेथड बताएगा। आइए हम कॉन्सेप्चुअल समझते हैं, है तो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन, बट हम पहले पूरा समझेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 720 ग्राम आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको वाटर दिया, वाटर ग्राम के, वाटर तो एमएल के अंदर होता है। अब यहां एक बात समझना बेटा, 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है, सबको पता है। तो 1000 ml को मैंने 1000 ग्राम क्यों लिखा है, देखो
1000 ml को मैंने 1000 ग्राम, अब ये तुक्का नहीं है, तुक्का नहीं, यहां से कॉन्सेप्ट समझना पूरा, ये कॉन्सेप्ट आप समझना, ये आगे आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक, चलो, जैसे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है भाई, 1 ग्राम पर एमएल। वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर एमएल, इसका मतलब वाटर का जो 1 एमएल होता है वो 1 ग्राम का होता है, वाटर का जो 1 एमएल होता है वो 1 ग्राम का होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, चाहे फॉर्मूले करो, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट करो। भाई 1 एमएल, तो जो 1 एमएल होगा वही 1 ग्राम होगा, तो यानी 1000 एमएल 1000 ग्राम वाटर के बराबर होता है। सबका सेम नहीं रहेगा, क्योंकि सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है, ये वाटर के बारे में है तो आपको जानकारी लेना पड़ेगा। चलो, मोल निकालो। मोल क्या होगा बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने कहा यार 1000 ग्राम 1 लीटर के अंदर निकालना है हमको, तो 1000 ग्राम अपॉन 18, 18 क्या होता है, वाटर। अगर जिसको ये भी नहीं पता मैं पूरा बता देता हूं, H2O। तो वाटर हाइड्रोजन कितना होता है, 1, 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 2 18 हो गया। तो जब आप डिवाइड करेंगे, एक फिक्स वैल्यू है 55.55 मोल, इतना मोल आ चुका है आपका। अब जब मोल आ चुका है, वॉल्यूम आपके पास है, तो आपका क्या निकल आएगा, मोलारिटी। तो हालांकि हम पहले से जानते हैं m इज इक्वल टू एन बाई वी, वी कितना है आपका 1, यानी मोलारिटी और मोल आपके क्या हो गए, बराबर। और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं पहले ही, 1 लीटर के अंदर जितना मोल होता है वही उसकी मोलारिटी होती है, यानी ये फिक्स है। यानी वाटर की जो मोलारिटी है 1 लीटर के अंदर वो फिक्स है, कितना, इतना। तो भाई कोई भी लेकर आओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव बताया है, चाहे आप थोड़ा लेकर आओ चाहे आप ज्यादा लेकर आओ, आपका आंसर कितना जाएगा, आंसर इतना ही आपका रहेगा, उससे मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो 720 ग्राम है, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है। कोई भी ग्राम देता, 750 देता, 730 देता, आंसर आपका इतना ही आता। तो बच्चों, अगला टॉपिक आपका है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को भी मैंने कैटेगरी में डाला है, किसके, वीआईपी कैटेगरी में डाला है। उसका रीजन है कि नॉर्मेलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे आपके चैप्टर्स में यूज होगा। सबसे पहले मोलारिटी कंपेयर करो, कंपेयर करो, मैं यहाँ पे आपसे कंपेयर करवाता हूँ, है ना। हमने क्या पढ़ा था, मोलारिटी। तो मोलारिटी हमने क्या पढ़ा था कि जो एन का मतलब जो मोल था उसको वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया था। ठीक, अब इस पे कंपेयर करो, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी वॉल्यूम तो यहाँ पे है ही, बस ऊपर क्या गया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या होता है हम अभी निकालना सीखेंगे, तो अभी आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। ऊपर सॉल्यूट होता है, नीचे सॉल्यूशन होता है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर हमने कहा यार अगर डिफिनीशन बनानी हो तो क्या करेंगे, डिफिनीशन का सिंपल तरीका होता है, आपने वॉल्यूम को 1 लीटर माना कि यार 1 लीटर में कितना होता है, तो हमने कहा अगर हम वॉल्यूम को 1 लीटर पुट कर देते हैं, तो देखो अगर आप 1 लीटर पुट करते हो यहाँ 1, यानी नॉर्मेलिटी और ये बराबर हो जाता है। सेम जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने पुट किया v इज इक्वल टू 1, तो बताओ मोलारिटी मोल के बराबर हो चुकी है। सेम ऐसे ही नॉर्मेलिटी आपके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगी, यानी 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं उसी को ही क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। ऐसे ही 1 लीटर में कितने मोल हैं उसी को मोलारिटी बोलते हैं। फिर ये कहानी हम देखो, अब हमने क्या किया है, सेम जिस तरीके से ये हो गई, तो मैं इसको कर देता हूं। अब देखो सिंपल कि अगर आपको मोल निकालना है तो यानी m इंटू वी इज इक्वल टू n, सेम यही कहानी है, इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो n इंटू वी लीटर के अंदर क्या बन गया, ग्राम इक्विवेलेंट, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो अगर इसको हम लीटर है इसको ml में कन्वर्ट करते हैं, m का मतलब मिली, तो इसको भी मिली के अंदर कन्वर्ट करना होगा, तो हमने इसको भी मिली के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से दूसरा, फिर हमने बात किया था ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि अमाउंट पे या साइज पे डिपेंड नहीं करती है। क्या मतलब, हमने अच्छे से मोलारिटी वाले में समझा था, है ना। यानी जो एक 50 लीटर का कंटेनर है, तो जो 50 लीटर का ग्राम इक्विवेलेंट या नॉर्मेलिटी होगी वही 1 लीटर की भी नॉर्मेलिटी होगी, ये हमने प्रूफ के साथ देख लिया था। अब हम आपको सिखाएंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, आगे क्या क्या यूज है और कौन कौन से फार्मूले याद रखने हैं। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं आपको कैसे निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये जो आपको मैं कह रहा हूं, ये पूरी स्लाइड आपका वीआईपी है, यानी आपका 5 स्टार है। 5 स्टार टॉपिक का मतलब आने के चांसेस मैक्सिमम यहां से रहते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो पहला फार्मूला आपको याद क्या करना है, वेट, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। आपने इक्विवेलेंट वेट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता है, नहीं भी पढ़ा है तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होगा मैं अभी आगे डिस्कस करता हूं, हालांकि ये पूरा एक अलग टॉपिक है, बट आपके सिलेबस के अंदर जो यूज होगा मैं उस पर अभी डिस्कस कर रहा हूं। पहला फार्मूला आपको यहां मिल गया,
दूसरा यहीं से बना सकते हैं, देखो वेट अपान इक्विवेलेंट वेट, आइए साइड में हम बनाते हैं। तो हमने वेट को रखा वेट, इक्विवेलेंट वेट को रखा हमने मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। तो एन फैक्टर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यानी वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर, ये आपको मिलेगा। बताओ वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या बन जाता है आपका, मोल बन जाता है। तो अगर ये मोल बन गया इंटू एन फैक्टर बन गया। अब हम मोल को और क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो मोल को और क्या लिख सकते हैं, मोल को हम और क्या लिख सकते हैं, है ना, इधर मोलारिटी इज इक्वल टू मोल अपान वॉल्यूम, तो हम मोल को और क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी, क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी, पहली चीज। दूसरा, अभी हमने पढ़ा था कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम, हमको चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट, यानी n इंटू वी हो जाएगा। तो ये आपको इतना फार्मूला याद रखना है, रट रट के ये रट लो, समझ लो, जैसे करना है आप कर सकते हो। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सीधा ये बता सकता था, बट मैंने आपको पूरा प्रूफ दिखाया ताकि आपको समझने में आसान रहे। देखो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, m इंटू वी इज इक्वल टू मोल, सही बात है, m इंटू वी क्या होता है, मोल। इसी तरीके से n इंटू वी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक। तो मोल को हम मोल लिखा, ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला हमने देखा मोल इंटू एन फैक्टर। तो आप देखो मोल से मोल गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम गया, क्या बचा, मोलारिटी अपान नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 बाई एन फैक्टर। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके सामने ये फार्मूला आ गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू m इंटू एन फैक्टर। इसी सेम फार्मूले को हम यहां से ड्राइव कर सकते हैं। हमने मोल को यहां देखो, यहां से ड्राइव कर सकते हैं, हमने मोल को लिखा m v लिख दिया, और साथ में क्या है, इंटू एन फैक्टर, क्या है, एन फैक्टर। तो देख लो ध्यान से, m इंटू एन फैक्टर, यानी m, ये m इंटू एन फैक्टर क्या बन गया, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, यानी नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। किस तरीके से आपको याद रखना है आप देख लीजिए, मैंने पूरा आपको बता दिया है। दूसरी चीज, जनरली एन फैक्टर आपका या तो 1 होगा या तो ग्रेटर देन 1 होगा, यानी नॉर्मेलिटी या तो मोलारिटी के बराबर होगी या तो नॉर्मेलिटी ग्रेटर देन होगी, कम नहीं होगी, यानी नॉर्मेलिटी कम नहीं होगी, नॉर्मेलिटी कम नहीं होगी। अच्छा ठीक, अब हम एन फैक्टर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि आपको क्या क्या याद रखना है एन फैक्टर के अंदर, जिससे आपका काम हो जाएगा। हाँ तो बच्चों ये आपके सामने है एन फैक्टर, जिसे वैलेंसी फैक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, कई जगह यूज होता है, हालांकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट मैं उतना आपको बता रहा हूं जिससे आपका काम हो जाएगा, जिससे आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, कहीं आप अटकोगे नहीं। पहला, एन फैक्टर का मतलब, कई जगह एन फैक्टर शॉर्ट फॉर्म ये है, कई जगह आपको सिर्फ एफ मिलेगा, ठीक है ना, एन नहीं मिलेगा क्योंकि एन क्या होता है, मोल होता है। वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, पहली चीज क्या ध्यान रखना है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव ही होता है, सिंगल एंटिटी का निकाला जाता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। सबसे पहले अगर कोई आयन दिया है तो उस पर चार्ज देखो, जैसे Na पर कितना चार्ज है, +1 यानी 1, ऑक्सीजन पे -2 है, बट हमें क्या लेना है, ऑलवेज प्लस, तो इस पे हमने 2 लिया। सल्फेट पे -2 है, इसका मतलब 2, कैल्शियम पे +2 है 2, तो पहली चीज आयन हो गई। दूसरा एसिड, अब एसिड के अंदर बेटा एक खास बात है, उसको बात समझना, एसिड में कितने हाइड्रोजन देगा, यहां मैंने जानबूझ के लिखा कितने हाइड्रोजन देगा, तो कॉमनली क्या होता है ना, HCl 1 और H2SO4 2, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज अटकती है जो बहुत सारी जगह बताई जाती है, नहीं भी बताई जाती है, मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे ये कितने हाइड्रोजन देगा, कितना दे पाएगा, कितना हाइड्रोजन है इससे मतलब नहीं है, कितना हाइड्रोजन है इससे मतलब नहीं है। मैं आपको एक बार नोट्स दिखाता हूं, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले नोट्स के इस पॉइंट को आप इसमें गौर करिएगा, नोट्स के इस पॉइंट को। तो मैंने लिखा है कितने हाइड्रोजन को आप रिमूव कर सकते हो ना, यानी अब समझना, एक एसिड अब तो हट गया सिलेबस से, पहले होता था, मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, मे भी इनकेस आ जाए, H3PO4, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 और H3PO2, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। और एक बात यहाँ पे होती है, जो ऑक्सीजन से जुड़े हाइड्रोजन होते हैं वही निकलते हैं, यानी इनके अंदर 3 हाइड्रोजन है, एक ये वाला निकला, एक ये वाला निकला और एक ये वाला जिसपे डब्बा लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन निकल सकते हैं, इसलिए हमने कहा कि इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखो H3PO2, यहां गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे भी आपको दिख कितने रहे हाइड्रोजन, 3 दिख रहे हैं, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये वाला हाइड्रोजन आप देखोगे, जहां लाल आपको दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, तो ये निकल नहीं पाएगा, ये निकल नहीं पाएगा, तो ये सिर्फ ये वाला निकलेगा और ये वाला निकलेगा। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाता है बेटा, 2। दिखने में 3 है लेकिन है क्या, 2। इसी तरीके से इसमें देखेंगे, दिखने में 3 है लेकिन आपका क्या है यहाँ पे 1।
तो इस तरीके से थोड़ी सी कहानी है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं। चलो साइड में चलते हैं। ये चीज हो गई। बेस सेम कितना OH देगा, तो NaOH के पास 1 है, कैल्शियम ऑक्साइड के पास, हाइड्रोक्साइड के पास 2 है, इसलिए इनका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। साल्ट में टोटल प्लस लो या टोटल माइनस लो, जैसे NaCl 1 रहेगा, कैल्शियम CaCl2 तो आपको पता है कैल्शियम पे +2 होता है ना, और टोटल माइनस कितना हो जाएगा, -1 इंटू 2, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो चाहे प्लस वाला लो और चाहे माइनस वाला, तो 2 ही आएगा। ऐसे एल्युमिनियम पे कितना होता है +3, एल्युमिनियम है कितना 2, कितना हो जाएगा टोटल +6, तो इससे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला CuSO4 डार्ट 5H2O। अब यहां देखो CuSO4, SO4 पे -2, कॉपर पे +2, तो हमने क्या कहा, इसका वैलेंसी फैक्टर आ गया कितना 2 आ गया है। वाटर का नहीं लेते हैं क्योंकि डार्ट 5H2O है, ये आपने पढ़ा होगा, ये वाटर उनका अलग से होता है क्रिस्टलाइन, दो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, तो इन वाटर से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसका हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये था पूरा आपका वैलेंसी फैक्टर बेटा, इतना ही आपके सिलेबस के अंदर काम आएगा। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलो अगले टॉपिक हमारा क्या है, वो है मोलालिटी, है ना, मोलालिटी। तो मोलालिटी पहले बेटा देखो क्या है, ध्यान से आपको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, पहली चीज तो ये बोलना चाहिए। सबसे ऊपर हम लोग हम जानते हैं मोल ऑफ द सॉल्यूट सबसे ऊपर है, तो सॉल्यूट ऊपर है। इस बार क्या है मास, पहले क्या हमने पढ़ा था वॉल्यूम, मास है पहले, ये ध्यान देना है। दूसरा हमेशा सॉल्यूशन नीचे होता था, इस बार सॉल्वेंट नीचे है, इस बार सॉल्वेंट नीचे है, इसलिए इस पे ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए। सॉल्वेंट नीचे है और ये केजी है, ये क्या है केजी में होता है। अब फिर वही कहानी, अगर आप नीचे वाले को 1 पुट कर देते हो, तो हमने कहा अगर 1 केजी पुट कर देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, मोलालिटी और मोल बराबर हो जाएंगे, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना मोल आपका है, वही आपकी क्या हो जाती है मोलालिटी। अब मैंने तीनों को समराइज कर दिया है। मोलारिटी क्या है, मोलारिटी मोल अपान वॉल्यूम यानी सॉल्यूशन का, नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का लीटर के अंदर, और मोलालिटी क्या हो गई, मोल तो है लेकिन मास है किसके, या मास किसका, सॉल्वेंट का केजी के अंदर। तो देखो कितने आसान तरीके से आपने पूरा समराइज कर लिया है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो टॉपिक हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूं 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपका है मोल फ्रैक्शन। क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन। आइए उस पर चर्चा करते हैं। बच्चों आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। आप देख रहे होंगे सॉल्यूशन चैप्टर आपका है, मोल फ्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप राउल्ट लॉ पढ़ेंगे, उसके अंदर मोल फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, आगे भी मोल फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इसको आसानी के साथ हम समझते हैं क्या बात है मोल फ्रैक्शन के अंदर। सबसे पहली चीज़, मोल फ्रैक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, तो आप देख रहे होंगे एक्स, ये क्या बना है एक्स, जिसे मोल फ्रैक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई आपका। दूसरा, अब ये देखो, ये आपका कोई एक बीकर है, हमने लिया है, एक N1 लिया है और एक N2 लिया है। तो सबको पता होता है कि अपना जो सॉल्यूशन होता है वो बाइनरी होता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है बेटा, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है आपका सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पास कितने कंपोनेंट हैं, हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं। कितने कंपोनेंट हैं, 2। तो इसे बोलते हैं, 2 कंपोनेंट हैं तो इसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। यानी हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। आपको दिख नहीं हो रहा होगा, मैं इस थोड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा सा तरफ है, बाइनरी सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। कैसा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, पहली चीज। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हमने N1 और N2 को मिलाया है, ये दोनों कैसे होने चाहिए, मिसिबल होने चाहिए, यानी ये दोनों मिक्स हो जाने चाहिए। कैसे हो जाने चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए। जैसा कि आप लोग पानी के अंदर नमक मिलाते हैं ना, तो ये मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं पूरी बात बता रहा हूँ, कोई चीज छोड़ना हो रहा। अब आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं आप, सॉल्यूट का। सबसे आसान तरीका क्या होता है, आराम से देखो, सबसे आसान, सॉल्यूट का मोल ऊपर रखो, जिसका निकाल रहे हो। मैं एक आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सब बताएंगे। ये देखो, सॉल्यूट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट का मोल ऊपर रखा, फिर टोटल मोल। ऐसे ही सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का मोल रखा अपान टोटल। टोटल का मतलब आप जोड़ देंगे, 3 लोग होंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो सिंपल मैंने लिखा, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, बाकी अपान टोटल। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आएगा वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा ऑलवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होगा। एक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ये दिया रहता है, इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब क्या है, दोनों के मोल क्या है, सेम। क्या है बेटा, दोनों के मोल क्या है, सेम है। तो अगर दोनों के मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन दोनों के बराबर आएंगे, इज इक्वल टू 0.5 आपका मोल फ्रैक्शन आएगा, है ना। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, मान लो दोनों के मोल सेम है, वो कितने हैं, कोई भी एग्जांपल, मैंने कहा एक मोल 1 है और दूसरे का भी मोल कितना है 1, तो मैंने कहा किसी एक का निकालो। अगर आप इसका निकाल रहे हो तो 1 अपान टोटल कितना है 2,
इसका निकाल रहे हो 1 अपान टोटल कितना है 2, 1/2 आएगा। आप कह रहे हैं सर हम नहीं, हम 2 मानेंगे। मैंने कहा चलो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो इसका निकालो 2 अपान 4 यानी 4, इसका निकालो 2 अपान 4, तब भी वैल्यू कितना आएगा 0.5 के बराबर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं। दूसरी चीज क्या आती है बेटा, ये देखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है कि वाटर के अंदर आप ऑयल मिला रहे हो और ऑयल का मोल आपने कितना लिया है N1। अब बताओ क्या ऑयल पानी के अंदर मिक्स होगा? नहीं सर, ऑयल पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है, यानी ये मिसिबल ना होके इमिसिबल है। कैसा है? इमिसिबल। तो मैंने लिखा नहीं, तो ऑयल मिक्स नहीं होता है तो मोल क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मोल जब मिक्स ही नहीं हुआ है तो क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। तो इसका मोल फ्रैक्शन ऑलवेज कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं बेटा एक चीज़ है जो आपके कभी कभी यूज़ होता है, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में क्या रिलेशन है, तो एक बार देख लो, काम आ सकता है आपके। आपका दो केस है, एक सॉल्वेंट H2O है जो 99% मैं कह सकता हूँ केस में होता है, कभी भूले भटके से आता है। तो आपको याद क्या रखना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट M यानी मोलालिटी और M अपान M प्लस 55.55, ठीक है ना? ये आपको याद ही कर लेना है तो आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है ना? दूसरा, अगर आपका बेंजीन है तो क्या होगा? बेंजीन C6H6, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा? 12 छक 72 प्लस 6 78, ये 78 आएगा। तो देखो सेम, यहाँ भी मोलालिटी, यहाँ भी मोलालिटी, यहाँ मोलालिटी, यहाँ मोलालिटी, बस ये क्या है 1000/78। तो ये क्या है 1000/78, ये 78 हमने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये आपको डायरेक्ट याद होता है। क्यों? देखो 1000 का 1000 है, वाटर का कितना होता है 18, तो 1000/18 कितना आएगा 55.55। तो हमने डायरेक्ट आपका, क्योंकि ये फिक्स होता है इसलिए ये अक्सर यूज होता है, इसलिए हमने ये काम आपके सामने कर दिया, पहली चीज ना। दूसरा, ऐसे सॉल्वेंट का आप देखोगे तो सॉल्वेंट का निकालने पे ये आएगा, ठीक है? सॉल्यूट का है, या आप ये यूज कर सकते हैं एक्स सॉल्यूट अपॉन प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ पे मैंने क्या लिया बेटा, देखो ये आपका यूज हो सकता है, बहुत ज्यादा यूज हो सकता है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। जब आप सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट करोगे, एम यहाँ पे है और यहाँ पे नीचे देखो, तो ये वाली पूरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपकी कट जाएगी, तो एम अपान क्या आ जाएगा, आप जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपके सामने आएगी। दूसरा क्या आ सकता है आपका, सॉल्यूट का मोल अपान सॉल्वेंट का मोल, जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था, दोनों कट जाएगा, है ना? तो ये आपको याद रख लेना है, तो ये आपका यूज हो सकता है काफी हद तक। इन केस आपको कुछ भी नहीं दिया है तो आप वाटर यूज करोगे, यानी वाटर को मान के ही सॉल्व करोगे। तो ये आपको ध्यान देना है, जो आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बहुत यूज हो सकता है। तो ये आपके पूरे बेसिक्स थे जो आपके यहाँ पे खत्म होते हैं। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अब हम बात करेंगे आगे, है ना? तो चलते हैं फिर, हमको सेकेंड पार्ट की तरफ बाद में बढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पढ़िए। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग अलग तरीके से पूरी अच्छे से करेंगे। पहले आप टॉपिक को समझिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। है बच्चों, और जैसा कि सीरीज चालू है केमिस्ट्री की, तो अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पूरे चैप्टर में लिंक करेगा वो है वेपर प्रेशर। बहुत अच्छे से इसको समझना। मुझे नहीं पता आपने इसको कैसे समझा होगा, है ना, और क्या क्या समझा होगा, बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो भी चीज़ें, वो ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है ना? बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर का प्रेशर होता है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर का प्रेशर होता है। तो मैं एक डायलॉग अपने टीचर का मारता हूँ, बहुत ध्यान से उस बात को सुनना, ठीक है? जिसने वेपर के प्रेशर को केवल वेपर का प्रेशर जाना, उसने वेपर को रत्ती भर नहीं जाना। वेपर का प्रेशर जरूर है मगर इक्विलिब्रियम का है, यानी वीपी ही केपी है। कुछ है। तो ये एक डायलॉग अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना समझा है, जहां से भी आपने पढ़ा होगा, यहां से आप समझिए। ये आपके पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर के अंदर क्या है, आपका लिक्विड है, ठीक है ना? किसी टेम्परेचर पे ये, एक पहली बात तो ये क्लोज है। अब आपको पता है भाई, किसी टेम्परेचर जब आप देंगे, कुछ ना कुछ आप हीट देंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हीट, है ना? हीट लिख दिया, कई जगह हीट लिखा मिलेगा, कई जगह आपको ऐसे क्यू कैलोरी मिलेगा। बात एक ही है, जैसे ही आपने हीट दिया यहाँ पे, तो आपका क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, और गर्म होने के बाद इवेपोराइज होता है, यानी इवेपोरेशन होता है। यानी लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट होता है, वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन साथ में क्लोज है तो क्या होता है, कंडेंस भी होता है। तो कंडेंस होने का मतलब फिर से वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ देखो भाई, लिक्विड था आपका, लिक्विड की फॉर्म में वाटर था,
जैसे ही आपने इसको हीट दिया, ये वेपर या गैस में कन्वर्ट हुआ, फिर धीरे धीरे ठंडा होगा तो फिर किस में कन्वर्ट होगा, आपका लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। यानी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन साथ में चल रहा है, साथ में दोनों चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब दोनों थम से जाएंगे, एक टेम्परेचर आएगा जब दोनों थम से जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहां पे आपका जितना ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है उतना ही ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, दोनों क्या होते हैं। अब उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, जितना आगे जा रहा है, यानी जितना वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना फिर से वेपर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है, उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर आएगा, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर आएगा लिक्विड की सरफेस पे, वो क्या आएगा, आपका वेपर प्रेशर। तो वही डिफिनेशन यहाँ पे लिखी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड, कांस्टेंट टेम्परेचर होना, ऐसा नहीं एक फिक्स टेम्परेचर होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। अच्छा, वेपर ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, सही बात है, ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस, सरफेस के ऊपर, कि मान लो ये सरफेस है, ये आपकी क्या है, सरफेस है, तो इस पे वेपर क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसे ही क्या बोलते हैं, आपका वेपर प्रेशर। लेकिन ये कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम। तो वही मैंने स्टेटमेंट फिर से अब दोहरा रहा हूं, अब आपको बात समझ में आएगी क्या बात है। वो ये है कि जिसने वेपर के प्रेशर को केवल वेपर का प्रेशर जाना, तो लोग क्या समझते हैं, वेपर का प्रेशर का मतलब वेपर का प्रेशर, तो ये उसने वेपर प्रेशर को रत्ती भर नहीं जाना, उसने नहीं जाना वेपर का प्रेशर, वेपर का प्रेशर जरूर है, बिल्कुल सही बात है कि जो वेपर का प्रेशर है वो वेपर का प्रेशर है, बट इक्विलिब्रियम का है, किसका है, इक्विलिब्रियम का है। ये कंडीशन आपको फंसा सकती है कि वो इक्विलिब्रियम का है, ऐसा नहीं चाहे जब का है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो आएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी अभी तक इतनी बातें। अब हम ये बात समझते हैं, केपी लिखना चाहते हैं, कांस्टेंट। तो हमेशा आपने क्लास 11th से पढ़ा होगा कि जब आप कोई कांस्टेंट लिखते हो तो कांस्टेंट कैसे लिखते हो, कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है, आपका वेपर है यानी गैस है, तो हमने उसका पार्शियल प्रेशर लिखा, भाई गैस से क्या लिखा जाता है, पार्शियल प्रेशर लिखा जाता है। इधर क्या है, लिक्विड, और लिक्विड का कभी भी कंसंट्रेशन यानी वो चीज नहीं लिखी जाती है लिक्विड की, ठीक है ना। तो आपको गैसियस चीजों का लिखना होता है, किसका लिखना होता है बेटा, गैसियस चीजों का लिखना होता है। ये आपको कहानी समझ में आई होगी, यानी हम सिर्फ किसका ले रहे हैं, वेपर प्रेशर, इसका। तो केपी जो आएगा, कांस्टेंट जो आएगा वो किसका आएगा, इस वाले का आएगा, जिसे हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। अब एक बात समझना कि क्या ये पार्शियल प्रेशर है गैस का, हाँ सर पार्शियल प्रेशर है गैस का। तो क्या इसी गैस की वजह से प्रेशर आ रहा है, हाँ बिल्कुल गैस की वजह से प्रेशर आ रहा है। तो उसी प्रेशर को हमने क्या बोला, वेपर प्रेशर, यानी इक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर है वो गैस के कारण आ रहा है, और उसे ही हमने क्या बोला, वेपर प्रेशर, और उसे ही हमने क्या बोला, केपी। ये बात थोड़ा सा आपको फिर से एक बार समझने की कोशिश करो। केपी क्या है, आपका पार्शियल प्रेशर गैस का, हाँ सर जो आपका कांस्टेंट आया है वो पार्शियल प्रेशर आया है इसी गैस का। क्या इसी गैस की वजह से प्रेशर आ रहा है, हाँ इसी गैस की वजह से प्रेशर आ रहा है। क्या इसी प्रेशर को हमने नाम दिया वेपर प्रेशर, बिल्कुल सर इसी पार्शियल प्रेशर को हमने वेपर प्रेशर नाम दिया है। तो क्या मैं इस पार्शियल प्रेशर की जगह वेपर प्रेशर लिख सकता हूं, यस सर लिख सकते हैं, यानी वीपी ही तो केपी है, समझ रहा, वीपी ही तो क्या है, अपना केपी है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, ये केपी जिन जिन चीजों पे डिपेंड करेगा, ये केपी जिन जिन चीजों पे डिपेंड करेगा, आपका वेपर प्रेशर भी उन उन चीजों पे डिपेंड करेगा। आइए वन बाय वन हम चीजों को समझते हैं। अब जो चीज़ हम समझने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बॉइलिंग पॉइंट आपने कैसे समझा है पता नहीं, देखना है ध्यान से, मैं कुछ अलग समझाने की ट्राई करूंगा। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, फिर यहाँ से रिलेट करेंगे हम लोग। समझना एक बात, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मैं मान लो मैंने कहा कि यार ये एक मेरे पास वाटर है, मेरे पास कोई बर्तन है, इसका अपना वेपर प्रेशर है, बिल्कुल इसका अपना वेपर प्रेशर है, और बाहर का जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, ये आपने पढ़ा होगा। बाहर का प्रेशर क्या होता है, 1 atm, ये आपने पढ़ा होगा। अब क्या होगा, एक टेम्परेचर हम हीट बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे हीट बढ़ाते जाएंगे, यानी इसको गर्म करेंगे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। जब अंदर का वेपर प्रेशर, जब इसके अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जब इसके अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उसी वक्त ये जो लिक्विड होगा वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा। अब जिस टेम्परेचर पे, समझना, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हुआ है, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हुआ है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसा कि नॉर्मल क्या होता है, वाटर का 100 डिग्री पर बॉयल होना शुरू हो जाता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब यही है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, वो
इस बॉइलिंग पॉइंट पे जो आपका वेपर प्रेशर है 1 atm के बराबर है, तो 760 mm आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार दिया नहीं होता है, सिर्फ टेम्परेचर दिया होगा, तो आपको समझना होगा कि इस टेम्परेचर पे यानी बॉइलिंग पॉइंट वाटर के दिया है, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हमारा वेपर प्रेशर हो चुका है, जो कि 1 atm होता है। अब यहाँ हम कहानी समझ रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला आता है नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर कैसा है लिक्विड का वो समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका क्या है, ये आपका एल्कोहल दिया हुआ है, ये एग्जांपल आपका एल्कोहल दिया हुआ है, मैंने लिया है। इनके अंदर क्या होता है समझना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इनके अंदर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब खुद अपना दिमाग लगाओ, अगर इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो क्या इनके अंदर जो FOA शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आप यूज कर सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मैं इसे बोलता हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, स्ट्रांग हो जाएगा। तो इससे क्या आप कहना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा, क्या आप इसको तोड़ पाओगे, क्या इसको आप ब्रेक कर पाओगे, नहीं। तो ब्रेक करना मुश्किल होगा। और अगर ये ब्रेक नहीं होगा, क्या वेपर में कन्वर्ट हो पाएगा, क्या ये उड़ के जा पाएगा, नहीं सर। अगर फोर्स खींचने वाले मजबूत रहेंगे तो ये ऊपर जा नहीं पाएगा। तो यानी इसके वोलेटाइल नेचर कम होगा। वोलेटाइल नेचर का मतलब क्या होता है, उड़ना। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, उड़ना, है ना, उड़ना, है ना। ये पर नहीं ना, ठीक है ना, पर ही नहीं बनना है ना। चलो, तो वोलाटाइल नेचर का मतलब क्या होता है, उड़ना। अगर फोर्स स्ट्रांग है, यानी इन लोगों ने आपस में एक दूसरे से तालमेल मिलाए रखा है, तो कम उड़ पाएंगे। और अगर उड़ नहीं पाएंगे तो क्या वेपर प्रेशर भी कम आएगा। बिल्कुल सर, जितना ज़्यादा कन्वर्ट होगा, जितना ज़्यादा उड़ेगा, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर आएगा। अगर वो उड़ेगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। अब यहीं से कहानी समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चलता हूँ। अगर वेपर प्रेशर इसका कम आएगा तो क्या आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, इसका मतलब टेम्परेचर आपको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैसे इसको और समझ सकते हैं, बिल्कुल देखो, मान लो ये आपका 1 atm है, यहीं तक पहुंचना है। क्या ये 1 atm आपका है, यहाँ तक आपको पहुंचना है। बिल्कुल सर, हमें यहाँ तक आपको पहुँचना है। तो मैंने कहा कि यार मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, जो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, और एक मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि मेरा जो वेपर प्रेशर है वो कम है, मेरा वेपर प्रेशर क्या है, वो कम है। तो क्या मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, बिल्कुल मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। यानी मुझे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना, मुझे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मैंने माना कि ये आपका क्या है, टेम्परेचर है, इस तरफ टेम्परेचर आपका है, ये आपका 1 atm है। तो मैं यहाँ पे हूँ, मेरा वेपर प्रेशर क्या है, कम है, तो मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा। एक यहीं पर है तो ये आराम से अपना यहाँ पे 1 atm तक आराम से पहुँच जाएगा। इसको हीट कम देनी पड़ेगी, इसको हीट कम देनी पड़ेगी। तो आप समझ में आ गया कि अगर आपका वेपर प्रेशर कम होगा, आपको जाना कहाँ पर है, 1 atm तक जाना है, ताकि आप बॉइलिंग पॉइंट कहलाओ। तो अगर 1 atm तक आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, बात समझ में आई। तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसका मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। तो यही कहानी समझ में आ गई कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा रिलेशन होता है। ये मैंने क्यों नहीं बताया कि यार, एक मैंने बता दिया कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो यहाँ पर क्या, मान लो वीक होगा। वीक का मतलब क्या, ये आपस में रेपल कर रहे हैं। देखो, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, कोई भी ऐसा हो सकता है। तो ये आपस में रेपल करेंगे, तो इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये नेचर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो ये आप ग्राफ भी देख सकते हैं, तो आपका ग्राफ भी हो गया ये जो चीज़ आपका है भाई, एक तो आपका क्या नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, एक आपका टेम्परेचर पे। तो ये वाला आसान है। आसान क्या है समझना भाई, आपस में क्या, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है ना, आपस में, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ खाली, कि यार ये ए और बी आपस में मिल के बैठे हुए हैं, और आप एक दूसरे को जाने नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे को उड़ने नहीं दे रहे हैं, दोनों ने आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया है। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है, टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब क्या, ढेर सारी एनर्जी दी है, तो क्या इनके बीच का ये बॉन्ड टूट जाएगा। और अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ए भी उड़ने लगेगा और बी भी उड़ने लगेगा। जितना ज़्यादा ये उड़ेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर आएगा, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर उसका आएगा। तो सिंपल सी बात। अगली चीज़ क्या है आपका, अगली चीज़ ये है कि देखो, जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता कि आप छोटा सा बर्तन लेकर आओ या बड़ा सा, और वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
फिर हम चलते हैं कि यार हाउ टू मेजर वेपर प्रेशर। तो आपने वेपर प्रेशर समझ लिया, अब हम समझते हैं कि यार वेपर प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, हाउ। तो यहाँ पर फिर आपका निकल के आता है राउट लॉ, है ना, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, है बच्चों, और ये टॉपिक आपका सामने दिख रहा है राउल्ट्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब अनइमेजिन, तुम सोच नहीं सकती है कितना इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा साल बता दो जिसपे इस पर क्वेश्चन ना आया हो। हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आपने राउल्ट्स लॉ का फार्मूला रटा होगा, आइए हम इसको समझते हैं ताकि आपकी रग रग में फार्मूला बैठ जाए। सबसे पहले समझना आराम से, हमने कौन कौन सा टाइप लिया है सिस्टम, दो टाइप का लेंगे। पहला हमने लिया है लिक्विड लिक्विड सिस्टम। कैसा लिया है? लिक्विड लिक्विड सिस्टम, यानी जो आप ए और बी लोगे वो लिक्विड है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों क्या है? लिक्विड है। फिर सबसे पहली कहानी मिसिबल लिक्विड है। ये सर आपने हम क्लास 6 से पढ़ते हैं मिसिबल लिक्विड, यानी जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। बट उससे क्या पता चला? तो अगर आपने लेक्चर मेरा वाला देखा होगा मोल फ्रैक्शन वाला, और जिसने नहीं देखा है मैं तो डिस्क्रिप्शन में भी और एंड में और आई बटन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ जा आके आप देख सकते हैं। तो मिसिबल का मतलब आपस में मिक्स हो गया है, यानी उनका मोल फ्रैक्शन जो आएगा ए और बी का वो 1 आएगा, ये आपने समझ लिया है। बोथ वॉलेटाइल, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था यानी पिछले वीडियो में कि वोलेटाइल का मतलब उड़ जाएंगे, और अगर वो लोग उड़ेंगे तो उनका अपना वेपर प्रेशर आएगा, है ना, उनका अपना खुद का वेपर प्रेशर आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सॉल्वेंट है, ये जब उड़ेगा तो इसका अपना वोलेटाइल नेचर है, तो इसका अपना पी नॉट ए आएगा, यानी प्योर। पी नॉट मैंने क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पी नॉट का मतलब क्या होता है? ये जो प्योर आपको दिया हुआ है ना, ए और बी का आपको क्या दिया हुआ है? प्योर वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है। बात समझ में आ गई? यानी जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। और मान लो कोई ऐसा है जो नॉन वोलेटाइल हो, जो उड़ ना पा रहा हो, तो अगर कोई उड़ नहीं पाएगा तो वेपर प्रेशर भी उसका नहीं आएगा, यानी जीरो आएगा। चलिए हम समझते हैं। ये सॉल्वेंट ए है, सॉल्वेंट बी है, जब आपने दोनों को मिला के सॉल्यूशन क्रिएट किया। अब एक बात बताओ, सॉल्यूशन जब क्रिएट किया तो दोनों का अब बताओ यहाँ पे दोनों प्रेशर क्रिएट करेंगे, क्या इस पार्ट में यानी ऊपर किसका प्रेशर आएगा? बताओ, ये जो ऊपर है ए का प्रेशर आएगा या बी का प्रेशर आएगा? तो आपका जवाब आएगा सर यहाँ पे अगर दोनों लोगों का वेपर प्रेशर, दोनों लोगों का वेपर प्रेशर आएगा। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे ए और बी दोनों का वेपर प्रेशर आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ए और बी दोनों का बना रहा हूँ, क्योंकि दोनों की वजह से आएगा यहाँ पे प्रेशर। बिल्कुल सर, यहाँ पे प्रेशर दोनों की वजह से आएगा, यानी ऊपर दोनों लोग हैं तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर यार दोनों लोग हैं। तो अगर दोनों हैं, ए और बी दोनों हैं, तो जो दोनों का वजह से प्रेशर आएगा, तो अगर ये दोनों हैं तो प्रेशर जो टोटल प्रेशर आएगा वो पी ए और पी बी की वजह से आएगा, है ना। सिंपल सी बात है भाई, टोटल प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो ए और बी दोनों की वजह से आएगा। तो राउल्ट का क्या कहते हैं? तो राउल्ट का मतलब ये है, अब तुम अपने दिमाग से समझो, तुम अपने दिमाग से समझो कि मान लो मैंने इसमें सॉल्यूट मिलाया ही नहीं होता। कहानी समझो, अगर मैंने इसमें सॉल्यूट बी वाला मिलाया ही नहीं होता, तो अगर मैंने बी वाला मिलाया ही नहीं होता तो क्या बी वाला ऊपर आता? बिल्कुल नहीं सर, बी वाला ऊपर नहीं आता। अगर मैंने थोड़ा मिलाया होता तो थोड़ा आता। इसका मतलब ये है कि कितना मोल ऊपर आएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना मिलाया है। तो सिंपल सी वही राउल्ट ने एक नियम दे दिया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, यानी यहाँ पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा, यानी ये जो पी ए आएगा या पी बी आएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोल फ्रैक्शन। किसके है? मोल फ्रैक्शन के है कि आपने सॉल्यूशन में कितना मिलाया था, आपने सॉल्यूशन में कितना मिलाया था। तो यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब कहानी समझ में आ गई है कि क्या है राउल्ट लॉ? कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो दोनों की वजह से आएगा, तो कितना आएगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो राउल्ट ने ये बताया कि उतना ही आएगा, यानी मोल फ्रैक्शन के बराबर जितना आपने मिलाया था। तो अभी तक आपको राउल्ट्स लॉ का मेन स्टेटमेंट पता चल गया होगा। अब अगली कुछ चीज़ें हैं जो आपके हमेशा काम आने वाली है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं पहले, फिर हम बढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ के पूरे फार्मूले के ऊपर। जैसे ये आप समझो ये क्या कह रहा है। ये मान लो एक ये लिक्विड है, और यही लिक्विड आपस में देखो ऊपर क्या होगा? कन्वर्ट होगा वेपर के अंदर। बिल्कुल सर, यही कन्वर्ट होगा। तो ये मैंने कहा ये लिक्विड ए और लिक्विड बी है। अब बताओ इसमें जो इसका मोल फ्रैक्शन है एक्स ए और एक्स बी आएगा। जब ये ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा तो लिक्विड तो रहेगा नहीं, तो वेपर में बन जाएगा। अब वेपर में क्या आता है? पार्शियल प्रेशर आता है, तो ये ए और बी का पार्शियल प्रेशर होगा, जैसा कि अभी हमने देखा था। और इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वाई ए वाई बी। तो ये कुछ चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि जो लिक्विड होगा उसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन होंगे पूरे सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होंगे? एक्स ए और एक्स बी आप पढ़ सकते हो, इसमें आसान भाषा में आपको मैंने पूरा समझा दिया है।
तो वाई ए और वाई बी क्या है, ये भी मोल फ्रैक्शन ही हैं, बट किस में है, ये वेपर फेज में है, वेपर स्टेट में है। तो सर ये पी ए और पी बी क्या है, ये पार्शियल प्रेशर हैं, ए और बी के पार्शियल प्रेशर हैं। तो ये पी नॉट क्या है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्योर स्टेट के अंदर जब आपको कुछ नहीं मिलाया गया है तो पी नॉट ए कितना है और पी नॉट बी क्या है, यानी ए का जो प्रेशर आएगा और जो बी का प्रेशर आएगा जब प्योर फॉर्म में वो हैं, और ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो इतनी बातें पहले अच्छे से दिमाग के अंदर आप सेट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ के ऊपर। फिर आपको समझ में आ गया होगा राउल्ट्स ने क्या बोला था कि भाई देखो पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, बिल्कुल सर। ये ए और बी मैंने लिया, ए और बी जब अलग अलग थे तो देखो मैंने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और वो क्या आएगा, जो प्योर फॉर्म पी नॉट ए जो आपको गिवन होगा, है ना। ऐसे ही बी वाले में पी नॉट बी आएगा। तो जो टोटल प्रेशर आएगा आपका, टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल प्रेशर आएगा। अच्छा ये स्टेटमेंट किसका था, राउल्ट का था। ये जो स्टेटमेंट पूरा का पूरा आया है वो डाल्टन लॉ है ना। तो इस ये वाला जो है राउल्ट लॉ ने तो इतना बोल दिया, ये जो ऊपर का हिस्सा आपको लिखा है। अब जो टोटल है वो किसके बराबर होगा, ए और बी दोनों को आप ऐड कर दो। तो मैंने ए की जगह पर ये पूरा रख दिया, बी की जगह पर ये पूरा रख दिया, तो आपको राउल्ट लॉ का पूरा स्टेटमेंट आपको मिल चुका है। बात समझ में आ गई। अब एक कहानी यहीं से और प्रूफ करके देखो कि अगर एक्स ए इज, अच्छा ये भी बात आपको पता है कि जो एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी वो कितना होता है, 1। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार एक्स ए पूरा आपका 1 है, इसका मतलब एक्स बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई किसी एक को तो हटना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्स ए 1 है, इसका मतलब क्या है कि एक्स बी कितना है, 0 है। तो अगर एक्स बी 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी। तो देख लो, तो पी ए जो मैक्सिमम आएगा वो पी नॉट ए है, क्योंकि वो आपने 1 पुट किया है। तो प्योर फॉर्म किसका आ गया, देखो ए का प्योर फॉर्म आ गया आपका पूरा का पूरा। ऐसे ही अगर आपको एक्स बी को 1 पुट करना है, इसका मतलब क्या है, एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी ए को आपने मिलाया ही नहीं है। तो पूरी वैल्यू किसकी आएगी, वही मैं जो आपने कहानी मैंने बताया था हर स्टेटमेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा था अगर आपने मिलाया ही नहीं तो वेपर प्रेशर कैसे आएगा, तो वही सेम कहानी है। अगर आपने एक्स ए को 1 पुट किया है, इसका मतलब आपने बी को मिलाया ही नहीं है, तो बी आएगा ही नहीं, तो सिर्फ प्योर फॉर्म किसका रहेगा, ए का। इसी तरीके से आप ये वाला देख सकते हैं। फिर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो पहली चीज़ तो ये है, देखो ये आपको पी सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, बिल्कुल सर पी सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। अब ये कहानी समझना, ये मैंने लिया पी नॉट ए और ये मैंने लिया है पी नॉट बी। अब क्या है कि देखो जो आपका पी सॉल्यूशन आएगा, कहानी समझना बहुत ध्यान से, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शनल के आपके इससे ही सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए मैंने जे स्टार, मेरे टीचर हैं उनका मेथड था जे स्टार, सिखाया है उन्होंने, मैंने आपको सिखा रहा हूँ। अब समझना, जो आपका पी सॉल्यूशन है वो इस तरफ भी नहीं आएगा, यानी पी नॉट बी से ज़्यादा नहीं आएगा। जो आपका पी नॉट ए से कम भी नहीं आएगा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि आपका पी नॉट ए और पी नॉट के बीच में रहेगा। तो यानी आपका जो पी सॉल्यूशन है वो पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में रहेगा, है ना। तो यानी ये बीच में रहेगा, मैं बात कर रहा हूँ बीच, ये कहाँ रहेगा, बीच में, नॉट बीचों बीच, नॉट बीचों बीच। ये क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन जरूर देखना, सॉल्व कराऊंगा जरूर, आप जरूर देखना, तो आपको पता चलेगा यार हम 5 सेकंड के अंदर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है ना। तो अभी के लिए आपको क्या है कि देखो जो आपका पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में रहेगा, बीचों बीच नहीं होगा, किसी एक के पास रहेगा, है ना, किसी एक का पास, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसके पास रहेगा, ठीक है ना, किसी एक के पास जाएगा, ठीक। तो यानी या तो ये इस तरफ शिफ्ट हो सकता है या तो इस तरफ। तो यानी अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल आपको दूं, है ना, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, पी नॉट ए आपको दिया हुआ है 60, पी नॉट बी आपको दिया है 120। तो आपको पी सॉल्यूशन निकालना है, पी सॉल्यूशन निकालना है, और मैंने आपको वैल्यू दिया है 50, मैंने आपको 130, 40 और 200, सॉरी, मैंने आपको वैल्यू दिया है 100। तो अब इस ऑप्शन से आप क्या कहोगे कि सर एक काम करते हैं, 60 से कम नहीं आएगा और 120 से ज़्यादा नहीं आएगा, यानी 60 से कम नहीं आएगा और 120 से ज़्यादा नहीं आएगा, तो ऑप्शन ये वाला सही रहेगा, भले ही हमने कुछ भी नहीं सीखा है। बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये हम यूज़ करेंगे, तो आप उसको देखिएगा।
अब हम चलते हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की तरफ कि कई बार ये वाला ये फेमस है, इस पे क्वेश्चन आ चुका, अभी हम सॉल्व करेंगे कि अगर आपको एक्स ए गिवन है तो आपको खुद से आना चाहिए, रटना नहीं, खुद से वहीं पर थोड़ी 1 मिनट लगेगा। एक्स ए गिवन है तो एक्स बी क्या हो जाएगा, 1 - एक्स ए। देखो अगर आपको एक्स ए गिवन है, एक्स बी को हटाना है तो क्या हो जाएगा, एक्स बी को हटाना है क्योंकि एक्स बी तो आपको दिया नहीं है, तो 1 - एक्स ए। अब आप सिर्फ पुट करो, जैसे ही आपने पुट किया इस स्टेप तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने क्या किया है, पी नॉट बी को साइड में कर लिया, तो पी नॉट बी साइड में हो गया, तो पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी, ये माइनस में हो गया। अब यहाँ से आपने क्या किया है, एक्स ए को कॉमन ले लिया है, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये देखो आपका एक नया इक्वेशन बन गया है। तो ये आपको मॉडिफाई करना आना चाहिए, है मॉडिफाई। और अगर आपको इस तरीके से एक्स बी गिवन है तो आप ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। आइए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको हर जगह मिले, कोई भी टीचर होगा इसको कराएगा। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये सारे लोग कैसे कराएंगे और मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सीखा है और आपको सिखा रहा हूँ, वो चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू आपको दे सकता है कि सॉल्यूशन 254 - 119x, जहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन ये b का दिया हुआ है, उसने बोला है ये a का भी दे सकता है, कुछ भी, तो पी नॉट ए और पी नॉट बी। अब यार एक तरीका तो क्या है कि आप कंपेयर करो। उसने कहा यार हमने मोल फ्रैक्शन बी का दिया है, यानी बी का दिया है, तो आपने मॉडिफाई किया और मॉडिफाई ये 4 लाइन करने के बाद आपका ये आंसर आया है पूरा। आप इसको रखो और कंपेयर करो। जैसे ही हमने कंपेयर किया तो हमने देखा यहाँ 254 है और यहाँ पे पी नॉट ए अकेला था, यानी 254 किसकी वैल्यू है, पी नॉट ए की वैल्यू है। हमने कहा यार यहाँ पर भी एक्स था, यहाँ पर भी एक्स बी है, सही बात है। तो ये जो एक्स -119 किसकी वैल्यू है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए की, तो ये -119, तो पी नॉट बी कैसे निकलेगा, तो पी नॉट बी -254, एक ही जगह हमने क्या लिख दिया है 254 इज इक्वल टू -119, तो पी नॉट बी की वैल्यू निकल गई। तो एक तरीका क्या है यार, अगर ये आएगा तो आपका दिमाग नहीं चल सकता और आप छोड़ दोगे। आइए हम सबसे आसान तरीका, अपना तरीका की तरफ चलते हैं, कुछ स्पेशल आपको मिलेगा। देखो ये आपको पूरा दिया है, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, अगर एक्स बी को 0 मान लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, इस कहानी को समझना है कि एक्स ए और एक्स बी दोनों होते हैं इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, एक्स बी को 0 मानूंगा, अगर एक्स बी को मैं 0 मान रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि एक्स ए की वैल्यू 1 है। इसका मतलब पूरा जो प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ए की वजह से, और जिसको हमने क्या बोला था, पी नॉट ए, थोड़ी देर पहले। तो अगर आप एक्स बी को 0 रखते हो तो जो पूरा सॉल्यूशन का प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, 254 आएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो वही जो 254 है वो किसकी वैल्यू है, पी नॉट ए की वैल्यू है, क्योंकि क्या है, बी तो आपने मिलाया ही नहीं है, तो सिर्फ क्या था, ए। ये देखो कितनी आसानी से आ गया पहला, ठीक है सर। तो हम दूसरा, अगर एक्स बी को 1 मानता हूँ, एक तो अगर आपने क्या किया है, एक्स बी को 1 माना है एक्स बी को 1 माना है, यानी एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 1। इसका मतलब पूरा प्रेशर किसकी वजह से आएगा, पी नॉट बी आएगा, बी की वजह से। तो देख लो पी सॉल्यूशन कितना है, यहाँ आपने 1 माना तो ये दोनों माइनस हो गए, 135। कितनी आसान तरीके से। तो ये वाला मेथड आप यूज करना, ये मेथड बहुत लंबा हो जाएगा, ये मेथड आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से यूज करना, ये फार्मूला है, ये कॉन्सेप्चुअल तरीका है। अब हम चल रहे हैं कि वेपर प्रेशर में निकालेंगे, वेपर फेज में कैलकुलेट करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2 फेज थे, है ना, 2 फेज। एक क्या था, लिक्विड वाला, जो हम पढ़ चुके हैं कि एक्स ए और एक्स बी हम पूरा निकाल चुके हैं। एक था जो वेपर फेज में, जहाँ पर हमने वाई ए और वाई बी देखा था, ठीक है ना ये। तो यहाँ पे डाल्टन का एक ला यूज होता है, डाल्टन आपने पढ़ा होगा, पार्शियल प्रेशर का ला, कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। तो ये आपको याद कर लेना है ना, बहुत सारे लोगों को ये याद होगा कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। तो डाल्टन का ला है, और डाल्टन का ला कहाँ लगता है, देखो यहाँ पे आपने लगाया राउल्ट, है ना, यहाँ पे आपने नीचे क्या लगाया, राउल्ट लगाया, ऊपर आप क्या लगाएंगे, डाल्टन लगाएंगे, है ना। अभी तक आपने ये वाला राउल्ट पढ़ा है पूरा। अब डाल्टन की बात करते हैं। तो यहाँ से अगर मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है ना, तो क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर अपान पी टोटल। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ए का, तो मोल फ्रैक्शन ए का इंटू पी टोटल। तो ये मोल फ्रैक्शन कौन सा वाला है, वेपर स्टेट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वाई ए क्या आएगा, पी ए अपान पी टोटल। तो क्या हम पी ए को ये लिख सकते हैं, बिल्कुल, पी ए को हम पी नॉट ए एक्स ए लिख सकते हैं। पी टोटल का मतलब क्या, पी हो सकता है पी टोटल आपको दे, हो सकता है आपको पी टोटल ना देकर पी सॉल्यूशन दे, बात तो एक ही है, देख लो। तो ये आपका पी सॉल्यूशन, यानी पी पूरा ए का और बी का दोनों मिला के आ गया। ऐसे ही आपने बी का निकाल लिया। अब क्या है, वाई ए अपान वाई बी, है ना सर का तरीका, वाई ए अपान वाई बी। तो यानी आपने क्या किया है, इसका अपान इसका किया है,
तो यानी पी सॉल्यूशन टोटल दोनों का कैंसिल हो गया, पी ए अपान पी बी। पी ए आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द राउल्ट पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी। तो आपको समझ में आ गई होगी पूरी कहानी किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए हम लोग ये वाला केस समझते हैं। पहला केस खत्म हो चुका है राउल्ट लॉ का। क्वेश्चन की अलग से मैं पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपके सारे PYQ सब कुछ डिस्कस होंगे। आपने समझ लिया, खुद से एक बार प्रैक्टिस करके आइएगा और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, प्रॉमिस है। अब हम चलते हैं सॉलिड और लिक्विड सिस्टम पे। इसमें थोड़ा सा बच्चों को पेट में दर्द होता है, उस दर्द को हम एल्बेंडाजोल या जो भी चीज़ें होंगी उससे मारेंगे, बट यहाँ कॉन्सेप्ट से मारेंगे। समझना यहाँ पे हो क्या रहा है। हम ये कह रहे हैं कि यार एक सॉलिड है एक लिक्विड है, इसका मतलब क्या है, आपने लिया H2O पानी लिया, वोलेटाइल है, और यूरिया आपने लिया, यूरिया ले लो, शुगर ले लो, साल्ट ले लो, कोई भी सॉलिड की चीज़ लो। अब 1 बाय 1 समझो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहला वाटर है तो ए है, ठीक है ना। ओलाटाइल है, ओलाटाइल का मतलब ये उड़ेगा, उड़ेगा इसका मतलब इसका कोई ना कोई प्रेशर आएगा, पार्शियल प्रेशर या कोई ना कोई प्रेशर आएगा, यानी वो जीरो नहीं हो सकता। बी जो है ना नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है कि वो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा नहीं तो वेपर प्रेशर नहीं आएगा, इसका मतलब पी नॉट बी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। बट दोनों मिसिबल हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं ना, वाटर के अंदर आप शुगर डालो नमक डालो, मिसिबल हैं, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ और अच्छे समझो, ये जो काला वाला है ये ए है, काला वाला क्या है वो ए है, ये लाल वाला क्या है बी। तो अगर बी उड़ेगा नहीं तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा नहीं, तो ऊपर सिर्फ क्या रहेगा ए, यानी वेपर प्रेशर किसकी वजह से आएगा, ए की वजह से आएगा। अब एक और तरीके से और समझो, देखो जब आपका ए था, सिर्फ ए था, क्या था बेटा, सिर्फ ए था प्योर फॉर्म में, तो एक्स ए की वैल्यू भाई, जब बी था ही नहीं, जब बी था ही नहीं तो एक्स ए की वैल्यू क्या थी, 1। तो जो पूरा प्रेशर आ रहा था प्योर फॉर्म में वो पी नॉट ए के बराबर आ रहा था। अब जब आपने ए और बी को मिला दिया है, बी तो उड़ नहीं रहा है, अब बी क्या है, उड़ नहीं रहा है, तो क्या होगा बेटा, अपनी कहानी समझो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ ऐसे समझाता हूँ। अच्छा दूसरा तरीके से कि अगर यहाँ पर क्या है, आपने ए और बी को मिला दिया है, तो जैसे ही मिलाया है तो अब एक्स ए की वैल्यू 1 तो नहीं आएगी भाई, 1 से कम आएगी, क्यों, क्योंकि आपका ये भी कुछ ना कुछ खाएगा, कुछ ना कुछ तो लेगा, तो यानी 1 से कम आएगी, यानी कम उड़ेगा, है ना। एक्स ए की वैल्यू यानी लेस वोलाटाइल होगा, लेस वोलाटाइल, कम उड़ेगा। पहले देखो पूरा उड़ जा रहा था, अब देखो बी तो उड़ेगा ही नहीं, बी को तो छोड़ दो दिमाग में, ये बी को तो छोड़ दो, बी तो उड़ेगा ही नहीं, एक्स ए कम उड़ेगा, इसका मतलब इसकी वजह से जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, ये कम आएगा। तो पहली चीज तो आपको दिख गया कि यार इसके मिलाने से वेपर प्रेशर के अंदर लोअरिंग आ रही है, यानी कमी आ रही है। तो हमने कहा हाँ यार ये तो क्या है, कमी आ रही है। दूसरा और तरीका क्या है, देखो पहले पूरा उड़ रहा था, हमने कहा हाँ सर पहले पूरा उड़ रहा था, तो मैंने कहा ये काला वाला था, ये काला वाला था, ये पहले पूरा उड़ रहा था, ये काला वाला पहले पूरा उड़ रहा था, और पूरा उड़ने के बाद इसने क्या, पी नॉट ए मैक्सिमम वैल्यू दिया। अब बीच बीच में कौन बैठ जा रहा है, बीच बीच में आपका बी वाला बैठ जा रहा है, खुद तो उड़ नहीं रहा है, खुद तो उड़ नहीं रहा है, और इसको भी उड़ने नहीं देगा, इसको जितना उड़ रहा था पहले उतना उड़ने नहीं देगा, यानी उड़ने नहीं देगा तो लेस वोलाटाइल होगा, यानी आपका सॉल्यूशन का जो प्रेशर आएगा वो कम आ जाएगा, यानी प्रेशर के अंदर लोअरिंग हुई है। अब इस लोअरिंग को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये वाला पार्ट आपने समझ लिया, जिंगल अला वो हो जाएगा आपका मस्त वाला, ठीक है ना। चलो क्या समझते हैं इस पार्ट में, ये कि कैसे कैलकुलेट करना है। देखो पी सॉल्यूशन हमने कहा यार पी ए प्लस पी बी होता है, यहाँ तो सबको समझ में आ गया। तो पी नॉट एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, हमने कहा यार ये तो बी वाला तो उड़ता ही नहीं था, बी वाला अगर उड़ता ही नहीं है तो इसका पी नॉट बी कितना आएगा, जीरो, यानी ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। तो पी सॉल्यूशन क्या बचा, पी नॉट ए एक्स ए, हाँ सर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लेकिन यार जो एक्स बी था वो जीरो नहीं था, क्योंकि यार वो तो मिक्स हो चुका ना। देखो ए और बी आपस में क्या हो चुके हैं, मिक्स हुए हैं, और मिक्स हुए हैं तो इनका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसका ये मतलब है कि बी वाला कुछ ना कुछ होगा भाई, कुछ ना कुछ तो होगा, यानी ये एक्स ए 1 तो नहीं होगा। अब चाहे 0.9 आए, 0.5 आए, 6 आए, कुछ भी आएगा, तो आप कुछ दिमाग लगाओ। अगर आपका एक्स ए लेस देन 1 है, अगर आपका एक्स ए लेस देन 1 है, इसका मतलब जो पी सॉल्यूशन आएगा पी नॉट ए से क्या आएगा, कम आएगा। तो इससे ही हमने क्या बोला था, लोअरिंग बोला था, है ना। पहली चीज आपकी आ गई, अभी आपको अच्छे से और समझाऊंगा। फिर हमने कहा यार एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से लिखते हैं, तो पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, बात समझ में आ गई। हमने इसको एक्स ए को एक्स बी के फॉर्म में लिखा, यानी 1 माइनस एक्स बी, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो पी नॉट ए एक्स बी
माइनस इधर गया तो प्लस, और ये इधर आया तो माइनस, और हमारे पास एक नया फार्मूला आ गया। ये तो एक तरीका हो गया आपने जनरेट किया। आइए और हमारे अपने सर के मेथड से समझाता हूँ, है ना, जे स्टार मतलब सर का तरीका। देखो ये तो नॉर्मल जो आपकी हर बुक मिलेगी। देखो हमने ये कहा था कि पी नॉट ए होता था मैक्सिमम, पी नॉट ए, और कुछ ना कुछ कमी आई है पी नॉट एस, सॉरी पी एस ना कुछ देखो ये ज़्यादा था और ये क्या है कम, तो कुछ ना कुछ कमी आई, तो हमने कहा यार कमी आई है, बिल्कुल सर कमी आई है। तो कमी कितनी आई, जैसे मैंने कहा यार ये वैल्यू 5 थी, ये वैल्यू 1 आई है, तो कितनी की कमी आई है 4, तो आपने क्या किया इन दोनों को माइनस कर दिया है। तो जैसे ही आपने इन दोनों को माइनस किया तो इसे क्या बोला गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी LVP के नाम से जाना जाएगा। तो ये वैल्यू लेना आसान इसलिए पड़ गया देखो समझाने के लिए। अब हम कह रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग, और याद करो हमेशा मैंने अगर मुझसे जो पढ़े हो वो जानते हैं रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि आप इसी के रेस्पेक्ट में, आप मेन वैल्यू के रेस्पेक्ट में आप रिलेट कर रहे हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 से 1 हुआ था, तो ये कितना आया था आंसर 4 आया था। तो ये 4 किसके रेस्पेक्ट में, हम कहें अगर रेस्पेक्ट में करना तो 5 के, यानी इसी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, इसी के रेस्पेक्ट में करना है, तो उसे क्या बोला जाएगा रिलेटिव लोअरिंग। आपने रिलेट किया है, यानी यही सेम चीज़ है बट आपने रिलेट कर दिया है। तो ये RLVP, अब देख लो फार्मूला, ये पूरा क्या बन गया RLVP। तो RLVP किसके बराबर हो चुका है, XB के बराबर हो चुका है, और XB क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है ना। तो देखो अब यहाँ समझते हैं A और B। मैंने कहा यार A वाला जो मैंने मिलाया था N मोल कैपिटल और B वाला N मोल, तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन लिखना होगा B का, तो इसका मतलब B का मोल ऊपर और नीचे टोटल मोल आपका निकाला जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इतनी चीज़ें थी जो आपने पूरी पढ़ चुके हैं। अब आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा बचा हुआ है। अब हम जो अलग से चर्चा करेंगे, है ना, बहुत सारे लोग यहीं पे चर्चा कर देते हैं, हम अलग से चर्चा करेंगे, और किसकी चर्चा, RLVP की, और ये फार्मूला वहां पर एक बार और आएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर क्वेश्चन सीरीज में। थैंक यू वेरी मच। है बच्चों, और केमिस्ट्री की सीरीज में हमारे लास्ट कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। हमने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ बहुत अच्छे से डिटेल में किया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाके देख लो, ठीक है ना, ये इस पे मत जाओ, है क्वेश्चन सारे सही होंगे आपके। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यूँ कह लो कि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। वैसे तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट इस चैप्टर जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर हमको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, और उसके अंदर भी हमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है ना। जैसे हम आपसे कहते हैं भाई कलर 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 है तो फील आता है, हाँ यार ये कलर है, स्मेल है उसकी फील आती है, डेंसिटी की फील आती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब बोलते हैं तो आपने पढ़ा है नहीं तो फील नहीं आती। तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। उसमें भी सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस को डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर माना गया है, कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन का है, पहली चीज़, ठीक। अब यहाँ पर मैं जो हिंदी में लिखा हूँ उसको पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फिर आप डिफिनीशन पे चलना, डिफिनीशन आपको आपके बुक के अंदर मिल जाएगी। इसको ऐसा आज समझाऊंगा या आप ऐसा समझोगे कि ऐसा कभी नहीं समझा होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको सही से समझ में आया। देखो किसी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसे गुण है जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्या मिलाया, यानी क्या है कौन है ना। कौन मिला रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, कितना मिला रहे हो इससे फर्क पड़ रहा है। कौन है इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, कितना है इससे फर्क पड़ रहा है। आप डेली लाइफ में रिलेट कर सकते हो, शादियां होती हैं तो किससे हो रही है ये फर्क नहीं पड़ता, कितना पैसा कमा रहा है उससे फर्क पड़ता है। ऐसे ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, कितना आ रहा है उससे फर्क पड़ता है। बात समझ में आई। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, ये 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर। अक्सर पूरे सिलेबस के अंदर आपको सॉल्वेंट क्या मिलेगा, वाटर ही आपको सॉल्वेंट मिलेगा। तो अगर 1 लीटर के अंदर देखो 1 मोल मैंने फलाना मिलाया, छोटे पार्टिकल, 1 मोल मैंने ढेकाना जो कि बड़े हैं, और 1 मोल उनके बड़े भाई ढेमकाना को मिलाया जो कि ज़्यादा बड़े हैं। तो एक बात बताओ, हमने पहले ही कहा आप क्या मिला रहे हो, छोटा मिला रहे हो, बड़ा मिला रहे हो या उससे बड़ा मिला रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कितना मिला रहे हो। तो देखो आपने 1 मोल मिलाया, 1 मोल मिलाया, 1 मोल मिलाया, तो कितना, यानी 1 मोल, सब में 1 ही मोल मिलाया, इसका मतलब इन सब की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, बट आप ये समझ गए हैं कि कौन आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, कितना आ रहा है इससे फर्क पड़ता है। अच्छा, मोर एक्यूरेट क्या होता है, रिलेटिव नंबर, ये आपको देखने को मिलेगा, रिलेटिव नंबर, इसको भी समझो। जैसे मैंने कहा यहाँ पे भी आप अच्छे समझ सकते हो कि देखो
1 लीटर के अंदर मैंने 1 मोल मिलाया, 1 लीटर के अंदर 1 मोल मिलाया, तो 2 लीटर के अंदर कितना मिलाएंगे भाई? 2 लीटर के अंदर हम 2 मोल मिलाएंगे, सिंपल सी बात है। अब एक सिंपल सी मैंने ऊपर वाले को मिटाया, मैंने इसको मिटा दिया, इसको मैंने मिटाया, तो 2 लीटर में 2 मोल। अब जो आप देखने वाले हैं तो आपको क्या दिखा कि यार इसने तो 2 मोल मिलाया है, इसने क्या मिलाया है? 2 मोल। बट उसने ये नहीं देखा कि यार 2 लीटर में 2 मोल हैं, तो अगर 2 लीटर में 2 मोल हैं तो फिर से 1 लीटर में कितने हो जाएंगे? 1 मोल। तो इसे ही बोलते हैं कि रिलेटिव नंबर, कि किसके रेस्पेक्ट में आप मिला रहे हो। आपको समझ में आ गया होगा, बात समझ में आई? चलो अब चलते हैं कि यार हमारे सिलेबस के अंदर जाने अनजाने में सॉल्वेंट कौन होता है? सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर होता है, जो कि फिक्स होता है भाई। जाने अनजाने में पूरे सिलेबस आप पढ़ोगे तो जो आपका सॉल्वेंट रहता है वो क्या रहता है? आपका फिक्स रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन आप एक बात समझना यहाँ पे कि सॉल्वेंट हमारे यहाँ सिलेबस में क्या है? वाटर है। बट अगर कभी क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, हम कहेंगे यस, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे यहाँ वाटर होता है तो कोई ऐसा मसला होता नहीं है ना। ठीक, आपको समझ। अब डिफिनीशन क्या है समझ नहीं, पूरी डिफिनीशन पढ़ लो, रट लो। दोज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट बट डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ठीक, जैसा कि मैंने आपके सामने लिख दिया कि देखो सॉल्यूट का नेचर क्या है, कौन सॉल्यूट आ रहा है, किससे शादी हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सॉल्यूट का नंबर कितना है, कितना कमा रहा है, उससे फर्क पड़ता है। बात समझ आई? बाकी सॉल्वेंट का नेचर जो है वो तो फर्क पड़ेगा, बट हमारे यहाँ सिलेबस में क्या होता है? H2O ही सॉल्वेंट होता है। और अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल मेरी सेकंड नोट्स उसमें है, देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई। 100 ml सॉल्वेंट आपका है, इसमें 5 मोल ग्लूकोज मिला रहे हो और उसी 100 ml सॉल्वेंट में 5 मोल सुक्रोज मिला रहे हो, तो दोनों 5-5 मोल मिला रहे हो। इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि आपने कितना मिलाया है? 5 ही मिलाया है। अगले वाले में आपने ग्लूकोज का तो 5 मिलाया है, लेकिन सुक्रोज का 6 मिलाया है। अब देखो क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दूसरे वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि आपने 6 मोल मिलाया है। बात समझ में आ गई होगी? चलिए अब हम चलते हैं कि यार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है। हमारे सिलेबस के अंदर 4 ही टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि एक्सपेरिमेंटल है, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP शॉर्ट फॉर्म याद रखना आप लोगों को। LVP भी होता है, लोअरिंग इन वेपर। देखो सिलेबस के अंदर 4 ही है, जो 4 मेन है, बस RLVP के अंदर आपका LVP भी आएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 पहली चीज तो क्लियर होना चाहिए। 4 आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, सबके शॉर्ट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इसे समझना आसान। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। बात समझे? जैसा नाम वैसा काम, पहली चीज अब समझना है आपको धीरे धीरे। देखो मान लो 2 गिलास आपका है, 2 गिलास है, वाटर आपने फिक्स कर दिया है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया है। क्या है बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया है। पहले इन चीजों को आप क्लियर कर लीजिएगा, है ना, सिंपल सी बात है। अब नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, आप इस बात को भी समझिएगा। हमने हालांकि डिस्कस पहले ही कर लिया है कि नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो उड़ नहीं पाते, जो उड़ नहीं पाते, यानी इनका वेपर प्रेशर नहीं आएगा, जो उड़ नहीं पाते। तो उड़ते नहीं है तो ये क्या, जैसे सॉलिड है होते हैं, शुगर होता है, यूरिया होता है, नमक होता है, ग्लूकोज होता है, ये लोग उड़ नहीं पाते। बात समझ में आई? एथेनॉल की बात नहीं करेंगे। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आप क्या मिला रहे हो, कि भैया आपके पास क्या है, एक वाटर है, वाटर आपके पास होता है। इस वाटर के अंदर आप जो मिला रहे हो वो कैसा होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। उसी के लिए आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो। और जैसे ही आपने इसको मिलाया, अभी हम अच्छे से देखेंगे, जैसे ही आपने मैंने कहा ना जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। देखो RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। क्लियर? पहले बिना पढ़े बिना फार्मूले से पहले जैसा नाम वैसा काम। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब बढ़ना, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। दूसरा, जितना नाम उतना काम, इसका क्या मतलब है बेटा? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने स्टार ऐसे ही फालतू में नहीं लगाया है। जैसे हमने कहा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, RLVP होती है, EBP होती है, DFP होती है, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, लेकिन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। उनके अंदर जो चेंज हो रहा है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान देना है।
अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पे, RLVP। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे बोल रहा हूं, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बात समझ में आई? चलिए हम पहले इसको अच्छे से समझते हैं, वन बाय वन। आप थोड़ा सा गौर करिएगा इस पर। देखो सबसे पहले इसको क्लियर कर लो कि भाई देखो, एक सबसे पहले आपने एक बर्तन लिया है जिसके अंदर वाटर प्योर वाटर है, प्योर वाटर और कुछ भी नहीं है। तो अगर प्योर वाटर है, इसका अपना वेपर प्रेशर आएगा जिसकी वैल्यू पी नॉट ए होती है। हम लोगों ने अच्छे से वेपर प्रेशर में पढ़ा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? पी नॉट ए होगी। अब जैसे ही आपने देखो इसको ए बोला, क्लियर करना, इसको हमने ए बोला, ये हमने बी बोला। अब सॉलिड आप ऐड कर रहे हो, समझना। पानी यहां था, ये पानी यहाँ था पहले पहले, और यहाँ से ऐसे उड़ के जा रहा था। पानी ऐसे था, उड़ के जा रहा था। जब सिर्फ पानी था तो जो मैक्सिमम वैल्यू आई उसकी पी नॉट ए आई। क्लियर इतना कि जब उसकी वैल्यू सिर्फ पानी था। अब आपने सॉलिड सॉल्यूट मिलाया है। अब आपने क्या किया? सॉलिड सॉल्यूट मिलाया है। अब ये सॉलिड सॉल्यूट तो उड़ेगा नहीं, तो ये देखो मैंने कहा यार सॉलिड सॉल्यूट है, ये उड़ता नहीं है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। अब बताओ, जो वेपर, ये तो उड़ेगा नहीं, तो जो वेपर प्रेशर यहां से निकलना चाहता था वाटर वाला, क्या निकल पाएगा? ये नहीं जा पाएगा। यहां से तो चला जाएगा लेकिन यहां से नहीं जा पाएगा, यहां से नहीं जा पाएगा। यानी अगर पहले मैंने एक वैल्यू मान रहा हूं, पहले अगर ये 100 आता था, पहले ये 100 आता था, बताओ ये 100 से ज्यादा आएगा या 100 से कम? तो हमने कहा यार पहले तो ज्यादा उड़ता था, ज्यादा आता था, अब 100 से कम आएगा, अब 100 से कम आएगा। तो वही मैंने लिखा कि पहले प्योर वाला ज्यादा आता था, अब जो सॉल्यूशन का आएगा वो कम आएगा। यानी वेपर प्रेशर में आपको कमी दिखी। क्या वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ? हाँ सर, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है। खत्म, इतनी इतनी सी बात थी। अब इसको आराम से आप समझते हुए चलो। ठीक, अब देखो पहले ज्यादा कौन था? पी नॉट ए। कम कौन है? पी एस। तो अगर दोनों को आप क्या कर दोगे? माइनस, तो क्या डेल्टा पी आ जाएगा? बिल्कुल हाँ सर, चेंज आ जाएगा। 100 माइनस 60 कुछ भी करोगे चेंज आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, वहां देखते चलो भाई, जो सॉल्यूशन होता है आपने राउल्ट लॉ के अंदर पढ़ा था, तो उसका क्या होता है भाई? पी नॉट। अब जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हम वहां जो पढ़ के आए थे, पहले रिलेट कर देता हूं राउल्ट लॉ से, वो था भाई सॉल्यूशन का पी ए प्लस पी बी। क्या आपने ए और बी को मिलाया? बट यहां तो कुछ है ही नहीं। यहां तो क्या है? देखो ध्यान से, पी ए तो आएगा, पीबी तो नहीं आएगा ना। पीबी तो नहीं आएगा क्योंकि आपका क्या है? सॉलिड सॉल्यूट है, तो पीबी तो जीरो है। तो पीबी क्या है? जीरो। यानी पी सॉल्यूशन सिर्फ क्या आएगा? पी ए आएगा। हम लोगों ने वहां डिस्कस किया था भाई। देखो सिंपल सी, और जिसको नहीं समझ में आता, मान लो आप पहली बार देख रहे हो, इस यहां तक पहुंचे हो, सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर आएगा ए और बी दोनों की वजह से आएगा। अब बी वाला तो उड़ता ही नहीं है, तो अगर उड़ता ही नहीं है तो उसका प्रेशर क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी पी ए, और पी ए की वैल्यू क्या होती है? पी नॉट ए एक्स ए वैल्यू होती है। तो आपको यहां से एक चीज मिल गई। अब क्या आप ये लिख सकते हो कि यार देखो, एक्स ए और एक्स बी दोनों को आपने मिलाया, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो एक्स बी कितना होगा? अगर आप सॉरी एक्स ए की वैल्यू लिखना चाहो, क्या 1 माइनस एक्स बी होगा? बिल्कुल सर। तो 1 माइनस आप एक्स बी, आप देखो 1 माइनस आप चीजें लिख सकते हो। तो गाइस हम यहां पहुंचे थे इस स्टेटमेंट पे, यहां वाले पे, कि अगर आप पी नॉट ए है और ये, तो अगर आप पी नॉट ए को कॉमन ले लेते हो तो 1 माइनस एक्स ए। तो यहां पर देखो कि अगर आप 1 माइनस एक्स ए लिखते हो, 1 माइनस एक्स ए लिखते हो, क्या वो एक्स बी के बराबर हो जाएगा? हाँ। तो आपका एक नया फार्मूला यहां से मिल चुका है, जिसे हम बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा पी का मतलब क्या? वेपर प्रेशर में जो कमी आई है, तो उसे हमने क्या बोला? एल वी पी, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका एक पहला फार्मूला आपको मिला पी नॉट ए एक्स बी। और एक्स बी क्या है बेटा? सॉल्यूट। तो यानी आपका जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ये क्लियर आपको होना चाहिए। तो यहां से जब आपको फार्मूला मिलेगा डेल्टा पी अपान पी नॉट ए, इसी को नीचे लेकर चले गए, और कुछ भी नहीं, फार्मूला बना रहे हैं, इसी को नीचे लेकर चले गए, तो क्या मिल गया? एक्स बी। क्या मिल गया? एक्स बी। यानी आपका पहला फार्मूला आ गया, जिसे हम लोग बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग, क्योंकि आप रिलेट कर रहे हो ना, देखो इसी पी नॉट ए के रेस्पेक्ट में रिलेट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इतनी ही सी बात है और कुछ भी नहीं। तो लोअरिंग बोलेगा तो सिंपल सा डेल्टा पी, लेकिन अगर आपको रिलेट करने को बोलेगा तो पी नॉट ए से डिवाइड कर दीजिएगा। तो यानी ये मैंने
लिखा है अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में ये फार्मूला आना चाहिए। क्या हम एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन को लिख सकते हैं बी का मोल अपॉन टोटल मोल? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ कुछ और चीजें क्लियर हैं। अगर कभी वेट और मॉलिक्यूलर वेट पूछे, अगर कभी, ये क्लियर, अगर कभी आपसे वेट पूछे, मॉलिक्यूलर वेट पूछे, तो आपको इस फार्मूले को मॉडिफाई करना है, जो एक लंबा चौड़ा मेथड होता है, हमारी जरूरत है नहीं, क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको सीधा क्या याद रखना है, सब कुछ देखो वही है, बस देखो यहां पर क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, यानी यहां पी नॉट ए नीचे था, यहां बस पी एस नीचे हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यहां पे भाई बी था और बी गायब होकर यहाँ क्या हो जाएगा ए। तो ये फार्मूला आप याद रख लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, हमारा सिलेबस कैसा है, हमने पहले ही कहा था डाइल्यूट सॉल्यूशन का सिलेबस है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का सिलेबस है। डाइल्यूट का मतलब देखो, आपने क्या किया बेटा, ए और बी को मिलाया है, किसको, ए और बी को मिलाया है। ए है पानी, क्या है, पानी है। बी क्या है आपका, जो भी सॉल्यूट है आपका बी वो है। बात समझ में आई? अगर आप कह रहे हो डाइल्यूट यानी पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा, मैंने माना यार पानी है 100 और ये कितना है 1, तो क्या हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी मैं 100 + 1 को अप्रॉक्स 100 लिख सकता हूं। तो वही मैंने चीज किया कि बी को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो आपका ये फार्मूला आ गया। तो इस फार्मूले को आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। चलिए बेटा, अब हम चलते हैं एम्स का क्वेश्चन है पहला 2016 का, अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है ये वाला। देखो, इफ यू डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब जैसे ही वाला है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, तो आप तुरंत समझ जाओगे अरे यार नॉन वोलेटाइल मिलाया यानी उड़ेगा नहीं, तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, कम करेगा। आपसे क्या पूछा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलवीपी। देखो एलवीपी पूरा आपने अच्छे से पढ़ा, एलवीपी तो आपने पहुंच गए यहां से यहां तक पूरा देख लो, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो एनबी अपॉन एनए, यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी आपको डायरेक्ट ये चीज मिल गई, देख लो। अच्छा, ये क्वेश्चन जब आया था नीट यूजी 2020 का, जब वही कोविड आया था, कोविड है ना, कोविड कहते उसको किस सेंस में याद किया जाए, ये क्वेश्चन आया था, सबको प्रॉब्लम क्रिएट किया था, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा कि अगर कभी भी, समझना, अगर कभी भी आपका क्वेश्चन वेट और मॉलिक्यूलर वेट वाला आएगा तो आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे। तो उसने पूछा क्या है आपको, मॉलिक्यूलर वेट वाला पूरा पूछा है, तो हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। देखो कुछ भी नहीं है, फार्मूला अप्लाई आपको खाली करना है, मोल फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ आपको दिया हुआ है, पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एक चीज का और क्या ध्यान देना होता है, यहाँ आपने 80% लिया है, 80% उसने लिया है, तो कभी भी अगर परसेंट आएगा, कभी भी परसेंट आएगा तो ओरिजिनल वैल्यू को हम क्या मानेंगे, जो पी नॉट ए है दिया नहीं गया है, लेकिन भाई उसने 80% लिया है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, परसेंट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 100। तो हमने कहा यार 100, तो 100 से हमने कहा यार देखो पी नॉट ए 100 था, 100 से उसने कहा घटकर कितना हुआ है 80। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होगा, देखो 280 है, उसने क्या कहा 280 यानी 80 तक है, 80 तक, तो कितने का चेंज हुआ है 20। बहुत सारे लोग क्या करेंगे जानते हो, 80 घटा देंगे, ऐसा नहीं, 80 तक उसने है ना, 80 तक, तो 20 का चेंज हुआ है। तो हमने फार्मूला लगाया 100 - 80 अपन, तो हमने मॉलिक्यूलर वेट वाला फार्मूला नंबर 2 लगाया, तो हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू 32 आई, m की वैल्यू 32 है। अच्छा, इसको तो निकालना सबको आता है ना भाई, इसको तो निकालना सबको आता है, NB है ना, NB क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट आपको 8 ग्राम दिया हुआ है और इसी का आपको निकालना है, और बाकी इसका जो ऑक्टेन दिया हुआ है Na, ऑक्टेन आपको जो दिया हुआ है वो 114 आपको दिया हुआ है ग्राम, और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है, तो कोई मसला ऐसा है नहीं, तो आप निकाल लोगे उसका। तो इसमें कितना आया, 32 आया, कितना आया बेटा 32 आया, बट ऑप्शन में कोई वैल्यू 32 नहीं थी। देखो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था उस वक्त, कोई वैल्यू 32 नहीं थी। अब बच्चे छोड़ के चले आए, बट एक्चुअल में जब आपको ऑप्शन में नहीं आया तो अब हम फार्मूला दूसरा वाला लगाएंगे, इन केस भाई एक बार हो चुका है, दूसरी बार भी हो सकता है। तो हमने अपना पहला फार्मूला लगाया और पहले फार्मूले से हमारी वैल्यू कितनी आई, 40 आई, तो हमने देखा हाँ हमारे पास 40 है। हालांकि आपको लगाना यही है, लेकिन 100 बार में एक बार ये भी हो सकता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, अगर आपको 32 और 40 दोनों ऑप्शन में होता तो कौन जाता आपका, पड़ गया, ठीक, तो कौन जाता आपका, यही ऑप्शन जाता। अगला क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में आते हैं, एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ इक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज आपको दिया हुआ है, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपको लगाना है। तो हमने कहा था भाई कोई भी फार्मूला आएगा हम सबसे पहले अपना वाला लगाएंगे, बट यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपका है। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, आपको ज्यादा वैल्यू नहीं दी हुई है, आपको अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे आपको, तो आपको फिक्स यानी आपको ये वैल्यू दी हुई है,
आपको सॉल्यूशन की वैल्यू दी है, यानी पी सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, पी सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 750 आपको दिया हुआ है, बट आपको पी नॉट ए नहीं दिया है, आपको पी नॉट ए नहीं दिया है, आपको पी नॉट ए नहीं दिया है, बट एक इंफॉर्मेशन दी है 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा याद रखो, हमने क्लियर कहा था कि कब बॉइलिंग पॉइंट, याद करो मैंने बॉइलिंग पॉइंट को बहुत अच्छे समझाया था, अभी भी समझ लो एक बार। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब लिक्विड का प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो लिक्विड का बताओ, वाटर का 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो हमने यहाँ अच्छे से लिखा है कि भाई वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होता है वो बाहर के बराबर होता है, और बाहर कितना होता है 1 atm, यानी उसने 100 डिग्री आपको देकर सीधा आपको बता दिया है P इज इक्वल टू 1 atm, P इज इक्वल टू 1 atm। अब सीधा आपने, अच्छा 1 atm का मतलब 760 mm, तो आपको देखो दिख गया होगा और पूरा आपने कैलकुलेशन कर लिया, इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अब चलते हैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एक कंफ्यूजन और दूर करिए आप लोग, देखो यहाँ क्या नाम में है बॉइलिंग पॉइंट, तो मुझे पक्का पता है कि आज से पहले आपने गौर नहीं किया होगा, आपने गौर नहीं किया होगा बॉइलिंग पॉइंट ये कोई पॉइंट है, तो मैंने कहा ये कोई पॉइंट नहीं है, ग्राफ से नाम पड़ा है, अभी आप ग्राफ देखेंगे तो ये क्या होता है, टेम्परेचर होता है, अभी हमने डिस्कस किया, ये टेम्परेचर होता है जब लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाता है, जब लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाता है, बात समझ में आई, लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाता है, यानी हम सिंपल सी बात कहें कि जो वेपर प्रेशर आपका लिक्विड का है वो P एक्सटर्नल के बराबर हो जाता है, यानी 1 atm के बराबर हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आपको लिक्विड का वेपर प्रेशर चेंज करना है, आपको लिक्विड का वेपर प्रेशर चेंज करना है और कहां तक पहुंचाना है, आपको एक्सटर्नल तक पहुंचाना है ताकि मामला सेट हो जाए। लेकिन बताओ वेपी तो केपी हमने बताया था, वेपी तो दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, वेपी तो दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, या तो आप लिक्विड को चेंज कर दो या तो आप टेम्परेचर को चेंज कर दो। तो भाई लिक्विड तो हमारा फिक्स है और वो क्या होता है, वाटर होता है, तो हम टेम्परेचर को ही चेंज करेंगे, हम टेम्परेचर को ही चेंज करेंगे, वन बाय वन समझते हुए चलिए। देखो ये सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट के अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, अभी हमने जैसा कि आपको डिस्कस किया कि भाई सॉल्वेंट का जो मैंने माना, बहुत ध्यान से समझो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने सॉल्वेंट का 25 डिग्री सेल्सियस पे यानी 25 डिग्री सेल्सियस, ये एक 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने माना कि 0.5 atm प्रेशर है। अच्छा एक से तो कम ही होगा, 100 पे एक होता है, तो 25 पे हमने कहा यार जो है वो एक से कम ही होगा, हमने 0.5 माना। अब ये वैल्यू 0.5 से ज्यादा लें या 0.5 से कम लें, तो आपको समझ में आया कि यार कोई भी चीज जब हम उसमें सॉलिड मिलाते थे तो उसका वेपर प्रेशर कम होता था, यानी 0.5 से तो कम आएगा, हमने कहा प्योर से तो कम आएगा, मैंने माना 0.4। अब हम टेम्परेचर को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और हमारा टेम्परेचर पहुंच गया 100। तो जब टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो जो प्योर सॉल्वेंट है आपका, प्योर H2O है, उसका 1 atm के बराबर हो जाएगा 100 डिग्री पे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ 100 डिग्री पे भाई उसका बॉइलिंग पॉइंट है तो 1 atm के बराबर हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये 1 atm तक पहुंच पाएगा, ये तो 0.9 तक पहुंचेगा ना, क्योंकि भाई 0.5 से ये 1 atm तक गया और ये 0.4 से इसने स्टार्ट किया तो 0.9, यानी वो एक से कम, तो यानी 100 डिग्री पे पानी तो बॉयल होने लगा, लेकिन जो सॉल्यूशन आपने लिया था जिसमें आपने नमक या चीनी या कोई चीज मिलाई थी वो सॉल्यूशन नहीं उबलेगा। क्यों? क्योंकि बाहर के 1 atm के बराबर नहीं है, 1 atm के बराबर नहीं है। आपका है 0.9, होना कितना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। भाई ये 0.9 है, होना कितना चाहिए, 1 atm। तो आप कहोगे अभी बॉयल नहीं होगा, मामला सेट नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर थोड़ा सा टेम्परेचर को और बढ़ाया जाए ताकि ये 0.9 से क्या आ जाए 1 और ये बाहर के 1 के बराबर हो जाए और चीजें हमारी बॉयल होने लगे। हमने कहा हाँ बिल्कुल, और हमने टेम्परेचर 101 पे बढ़ा दिया, यानी जो पानी था वो 100 पर बॉयल होने लगा था, लेकिन जब उसके अंदर आपने सॉल्यूट मिलाया अब ये 101 पर बॉयल हो रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ चुका है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है। बात समझ में आई, सिंपल सी बात है। दूसरा, अगर आप सॉल्यूट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के, तो रटवाने को तो कुछ भी रट सकते हो आप, बुक में लिखा हुआ है, जमाने से आप पढ़ रहे हो रट रहे हो, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि क्या आप समझ पाते हो, क्या आप एक्सप्लेन कर पाते हो। चलो, अगर आपने सॉल्यूट ज्यादा मिलाया, समझना सॉल्यूट के मिलाने से वेपर प्रेशर कम हुआ तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, सिंपल सी बात। अब हम फिर से इस लाइन को समझो, सॉल्यूट अगर आपने ज्यादा मिलाया तो वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा, और वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा तो आपको टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा, यानी वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा रिलेशन है।
वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में जितना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, आपको बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा करना पड़ेगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। चलिए इस ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने समझ लिया तो झिंगा लाला ऊ हो जाएगा आपका पूरा पूरा, है ना। चलो देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ा, जनता कहती कि सॉल्यूशन का बढ़ा। पूरी जनता, आप किसी भी जाके जिससे पढ़े रहे होंगे या आसपास के दोस्तों से पूछेंगे, वो कहेगा हाँ बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ा। पहली बात इतना कोई सोचता ही नहीं है, इतना बताता ही नहीं है। बट बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ेगा, जनता कहेगी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ेगा, बट एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का बढ़ेगा। तुम समझो, तुमने क्या मिलाया है, शक्कर या नमक मिलाया, शक्कर, तुमने पानी के अंदर शक्कर, बताओ शक्कर उबलेगी या पानी उबलेगा। तो भाई एक्चुअल में तो उबलता पानी है, नमक या चीनी नहीं उबलती है, उबलता कौन है, पानी उबलता है। चलो इसको समझते हैं। इस ग्राफ को मैंने, इसलिए ग्राफ आपको दोनों एक ही में मिलेगा, मैंने अलग से ग्राफ पूरा अलग अलग मेहनत से बनाया है अपना, ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो इधर वेपर प्रेशर दिया है, इधर टेम्परेचर आपका दिया हुआ है। मैंने क्या माना था कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.5 था, 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.5 था, तो मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.5 आपका लिया। ठीक, बात समझ में आई। तो यहां मैंने लिया, यहीं से मैंने ग्राफ को अपने स्टार्ट किया है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब यहां एक चीज है, क्वेश्चन कभी बना नहीं है बट इन केस क्वेश्चन ये बन सकता है। ये ग्राफ सीधा लीनियर नहीं है, ये ग्राफ लीनियर नहीं है, बल्कि ये ग्राफ थोड़ा सा कर्व है, नॉन लीनियर है। ये ग्राफ थोड़ा सा नॉन लीनियर है, इसका आपको ध्यान देना है। तो ये ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और 1 एटीएम के बराबर पहुंच गया है, 1 एटीएम के बराबर पहुंच गया है। अच्छा इसे क्या बोलेंगे, टीबी नॉट, क्योंकि ये प्योर का है और सबको पता होता है वाटर का जो प्योर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर वो उबलने लगता है। तो हमने कहा जैसे ही वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा वो उबलने लगेगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब जब आपने सॉल्यूट को ऐड किया है, तो ये तो लाल वाला ग्राफ जो सॉल्यूट का ग्राफ है, अब जब आपने सॉल्यूट का ग्राफ बनाया है, ऐड किया है, तो बताओ क्या प्रेशर 0.4, 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.4 है। तो पहली क्लियर चीज होनी चाहिए कि हाँ अब जो ग्राफ स्टार्ट होगा इसके ऊपर से नहीं होगा बल्कि इसके नीचे से 0.4 से स्टार्ट होगा। पहली चीज क्लियर, क्योंकि 0.4 है ना, उससे कम है। अब जब आपने ग्राफ बढ़ाया 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 बढ़ाया, तो टीबी नॉट यानी 100 पे जब आप पहुंचे, जब आप 100 पे पहुंचे, ये वाला ध्यान से देखो, ये अपना 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो चुका है। ये आपका 1 एटीएम के बराबर हो चुका है, 1 एटीएम के बराबर हो चुका है। देखो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। बट ये वाला जो आपका सॉल्यूशन का, तो ये तो 0.9 पे है, यानी ये अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, यानी ये अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, ये वहां नहीं पहुंचा है। इस पॉइंट पे गौर करना, यानी वो आपका पहुंचा नहीं है। तो क्या आपको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा? बिल्कुल सर। अब थोड़ा सा और टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तब जाकर वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर पहुंचेगा। तो यानी प्योर वाला टीबी नॉट पे यानी 100 पे पहुंच जाता था, लेकिन इसके लिए और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। तो बताओ टीबी, जिसे हमने क्या बोला, टीबी, तो क्या इतना ही बढ़ा है? क्या इतना ही आपका बढ़ा है? हाँ सर इतना ही आपका बढ़ा हुआ है। इसे ही बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसे ही बढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब चलते हैं ना, अब चलते हैं फार्मूले पे। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये आपका फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है, बहुत इजी फार्मूला है। के बी इंटू आपका एम है, एम क्या है, मोलालिटी है, आपने पढ़ लिया है। डेल्टा टीबी का मतलब कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है। केबी का मतलब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसकी वाटर के लिए वैल्यू होती है 0.52। अभी अच्छे से हम समझेंगे। ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, कभी आया नहीं है बट आ सकता है। दूसरा इसका फार्मूला देखो, कभी वैसे आया नहीं बट एक बार आप फार्मूला जरूर आप इसको देखिएगा, आर टीबी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये आपको वहां गिवन होगा। इन केस अगर कभी आप तो हमने आपसे कहा कि भाई देखिए ये आपका आर टी बी नॉट स्क्वायर 1000 LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये आपका होता है, या ठीक है ना। और ये आपका डेल्टा एच होगा, जो कि आपका डेल्टा एच मोलर हीट होता है। तो अगर इन केस आपने पढ़ा होगा, बहुत कम ना के बराबर चांसेस होते हैं मॉलिक्यूलर वेट आपका सॉल्वेंट के लिए, ये पूरा है। अगला पॉइंट हमारा आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ ना कुछ कमी होगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, लोग उसको हो सकता है गलत माने। देखो हमने फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है कि वेपर प्रेशर आप सॉलिड, आपका वेपर प्रेशर लिक्विड के बराबर हो जाए। अब कुछ लोग कहेंगे सर क्या वेपर सॉलिड का भी होता है?
अभी तो आपने कहा था कि नॉन वोलेटाइल जो होते हैं वो कभी उड़ते नहीं हैं, तो मैंने कहा यार देखो जनरली क्या होता है, यहाँ पे लिखा है जनरली नॉन वोलेटाइल होते हैं, लेकिन हमेशा थोड़ी होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, जैसे ये लिखा है देखो, साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कोई चीज़ अगर आप आंखों से देखेंगे तो इनकार नहीं कर पाएंगे। आपने फ्रिज खोली होगी, फ्रिज जैसे ही खोलते हैं, फ्रीजर आपने खोलते हैं, वहाँ पे आपको वेपर प्रेशर यानी बहुत सारा धुआं दिखता है, तो वो बर्फ ही तो है भाई फ्रीजर के अंदर, तो फिर फ्रीजर के अंदर बर्फ है यानी सॉलिड है, बर्फ है यानी सॉलिड है, और सॉलिड है तो उसका आपको वेपर प्रेशर दिखा कि नहीं दिखा। चलो, तो इतनी चीज़ें समझने से अच्छे हम ग्राफ को समझते हैं और फार्मूला समझते हैं। चलिए, इस चीज़ को आप समझिए बहुत अच्छे से, है ना। देखो, ये मैंने माना यार 25 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका वेपर प्रेशर था 0.5 एटीएम, अब आपका फ्रीज हो रहा है ना, फ्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। देखिए, आपने टेम्परेचर कम किया कम किया कम किया कम किया, और इस पॉइंट पे यानी 0.1 पे जाकर मान लिया भाई 0.1 पे मेरा बर्फ बनता था, तो इस टेम्परेचर पे जाने पर आपका बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी आपका फेज चेंज हो जाता है। और आप सबको पता है कि वाटर के लिए ये कैसा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर के लिए TF नॉट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसपे ऐसा। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, चीनी मिलाया, आपने चीनी मिलाया यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया, तो वेपर प्रेशर कम होगा, यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, और ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, और ग्राफ अब TF नॉट पे नहीं जमेगा, बल्कि आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, है ना। टाइम कम है इसे समझाने का, यानी उसमें टेम्परेचर आप बढ़ाते थे, इसमें टेम्परेचर और आपको कम करना पड़ेगा, यानी इतनी कमी आएगी। तो यही कमी को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेम फार्मूला आया इसका भी, है ना, बस वहाँ TB होता था, यहाँ TF है, वहाँ KB होता था, यहाँ KF है। बात समझ में आ गई। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.86। ये भी फार्मूला सब कुछ देखो आपका यहीं सेम है, सब कुछ आपका यहाँ पर सेम मिलेगा, बट वहां पर वेपोराइजेशन था, यहाँ फ्यूजन था। इतनी सी कहानी आपको है। अब इससे क्या पता चला, क्या आप सीखेंगे, आराम से समझो इसको। देखो, KB इज इक्वल टू 0.52 है। KB इज इक्वल जो आपने पढ़ा था 0.52 किलो जूल पर मोल है, यानी इसका सिंपल सा मतलब है, बहुत आसानी से बिना आप जो है फार्मूला लगाए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फील समझो इसको। हम ये कह रहे हैं, अगर आप 1 किलोग्राम वाटर के अंदर 1 किलोग्राम वाटर के अंदर 1 मोल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कहा जो आपका डेल्टा TB होता था, ये 0.52 इंटू मोलालिटी होती थी। क्या मोलालिटी आपकी, मोल अपान वेट किसका, सॉल्वेंट का। तो हमने कहा यार 1 kg वाटर आपने लिया, 1 kg वाटर, और मोल को भी आपने लिया 1 मोल। कितना लिया, 1 मोल। तो बताओ m की वैल्यू कितना आ गई, 1/1 यानी 1। तो डेल्टा TB कितना आ जाएगा आपका 0.52। सिंपल सी बात है कि अगर आपने 1 किलोग्राम वाटर में 1 किलोग्राम 1 मोल सॉल्यूट आपने मिलाया है, यानी मोलालिटी आपकी 1 हो गई है, तो जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 0.52 का चेंज आएगा, 0.52 का चेंज आएगा, 0.52 का। यानी जो पहले 100 होता था, अब वो 100 ना होकर 100 प्लस 0.52 हो जाएगा, 100 प्लस 0.52 हो जाएगा। अब चाहे आप यूरिया मिलाओ, चाहे शुगर मिलाओ, और कुछ भी मिलाओ, ये 0.52 से ही बढ़ेगा। इसका मतलब ये नंबर पे डिपेंड करता है, क्या मिला रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सेम ऐसे ही अगर आपने 1 किलोग्राम में 1 मोल आपने मिलाया, तो जो डेल्टा TF है, देखो जो आपका डेल्टा TF है उसकी जो वैल्यू है 1.86 इंटू मोलालिटी, और ये 1 हो जाती है, यानी 1.86 से कम होगा। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है कि यार सर क्या हुआ, तो पहले 0 होता था, अब 0 से कम होकर 0.186 हो जाएगा। सिंपल सी आपकी कहानी है। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको दोनों एक ही फार्मूले में दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। 6 ग्राम यूरिया, पूरा आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, दिया हुआ है। डेल्टा TB निकालना है और डेल्टा TF आपको दोनों निकालना है, दोनों का दोनों निकालना है। बात सिंपल से समझ में आ गई। देख लो, कुछ नहीं करना है, KB आपको दिया है, M खाली आपको निकालना है। सबको पता होता है कि जो मोलालिटी होती है वो मोल होता है अपान जो 1 किलो, यानी जो आपका वाटर 1 kg वाटर, यानी वेट आपका जो वाटर होता है KG के अंदर होता है। ठीक है, सबसे पहले सर मोल निकालते हैं। मोल कितना दिया हुआ है आपको, 6 ग्राम यूरिया दिया हुआ है, तो 6 ग्राम आपको दिया हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है यूरिया का, 60 होता है। ठीक है, 60 होता है, अपॉन वेट कितना आपको दिया है 100, बट हमें किलोग्राम के अंदर है तो हमने किया 1000 से डिवाइड, सिंपल तरीका होता है। और जैसे भी आपको अलग अलग फार्मूले मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग फार्मूला ऐसे कर देंगे, देखो 6/60
उसके बाद यहाँ पे आपका 100,000 ऊपर चला जाएगा। बात एक ही है, कोई चाहे जैसे आप सॉल्व करो उस तरीके से, ठीक है ना। तो 3 0 यहाँ, 3 0 यहाँ, 6/6 कितना आ गया, 1 आ गया, सिंपल सी बात है। तो यानी आपका जो वैल्यू आएगा डेल्टा टी बी 0.52। तो हमने कहा फील करो 0.52 का मतलब इतने से बढ़ गया है, इतने से बढ़ गया है, यानी पहले 100 था अब 100.52 हो गया है। सेम ऐसे ही 1.86 इसमें आएगा, क्योंकि ये तो मोलालिटी 1 हो गई है, मोलालिटी 1 हो गई है, यानी इतने से कम हुआ, यानी माइनस में जाएगा। हम कहें यार सर ये तो दूसरा तरीका कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने कहा दूसरा तरीका ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि अभी हमने आपको बताया था 1 kg में मिलाओगे तो ये वाली कहानी ये पूरी देखो आपको समझ में आ गई। तो हमने कहा 100 ग्राम H2O है, 100 ग्राम H2O है, इसका मतलब 6 ग्राम यूरिया है। तो अगर 1 किलोग्राम H2O हो तो क्या 10 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो यार 100 ग्राम ये 1000 ग्राम, 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई, यानी 1 लीटर के अंदर 1 मोल है। भाई 60 ग्राम यूरिया का मतलब क्या है, 1 मोल, 60/60 1 मोल, तो सेम आंसर आएगा। बात समझ में आ गई आपको। दूसरा क्वेश्चन नीट 2017 का आप देख लो, ये आसान था कि क्या मोलालिटी पे डिपेंड करता है KF, हमने कहा नहीं, डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आई। चलो, तो ये आपका था पूरा का पूरा टॉपिक। ये अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 2 टॉपिक और बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से वीडियो में आपको बनाऊंगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। ऐसी डिटेल प्रॉमिस है कि कभी आपने पढ़ी नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अगला पार्ट आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर। कल मैंने जो पार्ट डाला था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यकीन नहीं होगा तो आप जाके PYQ उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, सिंपल पेपर उठा के देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत सिंपल है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। OP नाम से हम इसको जानते हैं। अब समझते हैं इसको आसान फॉर्म में। ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अलग से है, बड़ी है, इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपने ऑस्मोसिस वगैरह क्लास 6, 7, 8 से 9 से ही पढ़ा होगा। आज हम जानेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस एक्चुअल में होती कैसे है। तो सबसे पहला आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है OP, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा SPM, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SPM बोलेंगे, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है कि जिससे वही मॉलिक्यूल पास होते हैं जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें, देखो सेमी परमिएबल यानी क्या होता है, ये सेमी कुछ लोगों को पास करता है जिनमें से सॉल्वेंट पास होता है। अच्छा, रीज़न उसका यही है, वहाँ हम लोग बचपन में पढ़े नहीं होते हैं। देखिए, सॉल्वेंट छोटे होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल मान लीजिए छोटे होते हैं, लेकिन जो सॉल्यूट है, जो चीनी आपने मिलाई, जो आपने नमक मिलाया, यूरिया मिलाया, उसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो पास नहीं हो पाते। तो पहली चीज़ SPM के बारे में ये क्लियर होनी चाहिए कि ये सॉल्वेंट को पास करता है, सॉल्यूट को पास नहीं करता है। डन। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक सिस्टम लिया जिसमें एक तरफ सॉल्वेंट है, एक तरफ सॉल्वेंट है, दूसरी तरफ सॉल्यूशन है। क्लियर समझना, एक तरफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसके अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है। अब फिर से वही कहानी, जिन बच्चों को पता होता है कि भाई देखिए, मान लीजिए ये वाटर है, ये सिर्फ वाटर है, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, ये यहाँ से उड़ता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे उड़ता है, जाहिर सी बात है। तो इसमें कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आता है, और इस वेपर प्रेशर को मैंने माना 0.5, मैंने एक मान लिया, एक वैल्यू मान लिया है ना, एक वैल्यू। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर आपने सॉलिड मिला दिया, आपने कोई चीज़ मिलाई है, जैसे सॉलिड मिला दी है, अब ये तो खुद उड़ेगा नहीं, भाई सॉलिड है, चीनी खुद उड़ेगी नहीं, तो ये खुद उड़ेगी नहीं, और जो पानी यहाँ से उड़ रहा था उसको उड़ने भी नहीं देगा, उड़ने भी नहीं देगा। यानी जो पानी का वेपर प्रेशर पहले 0.5 आता था, अब 0.5 से कम आएगा, और मैंने उसको एक वैल्यू मान लिया 0.4, क्योंकि वैल्यू से समझाना आसान रहता है। तो मैंने कहा भाई सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो कम आएगा, और वो कम कितना आएगा, 0.4 मैंने माना। ठीक। अब आपने क्लास 11 से एक चीज़ पढ़ी होगी कि पास्कल लॉ, क्लास 11 से एक चीज़ पढ़ी होगी, या पास्कल लॉ तो आई थिंक क्लास 8th में ही आ जाता है, कि एक ही लेवल पर अगर प्रेशर से लेवल पर हो, जैसे एक ही लेवल है, ये लेवल क्या है, एक ही है, एक ही है, एक ही लेवल का मतलब क्या होता है कि ये एक लाइन है, इस पूरी लाइन पे चाहे यहाँ प्रेशर देखो, चाहे यहाँ प्रेशर देखो, चाहे यहाँ प्रेशर देखो, पूरी लाइन पे ऐसे ही इस पूरी लाइन पे चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, सब पे प्रेशर क्या रहा, इसका अपना P1 पूरा सेम रहेगा, इसका अपना P2 पूरा सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा। बट यहाँ पे क्या देखा गया कि एक तरफ प्रेशर तो 0.5 है,
एक तरफ प्रेशर तो आपका क्या है 0.4 है, यानी प्रेशर का अंतर है। और ये प्रेशर कोई मामूली प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर वेपर का प्रेशर है। कैसा प्रेशर है? वेपर का प्रेशर है। अब आपको समझना है बेटा, अब आपको बहुत ध्यान से समझना है, फिर हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि देखिए सॉल्वेंट का 0.5 है और इसका 0.4 है, ठीक है ना। सॉल्वेंट का तो बढ़ नहीं सकता, सिंपल सी बात है भाई। सॉल्वेंट का जो 0.5 है उसका मैक्सिमम है, जैसे मैक्सिमम मैं 10 ही रोटी खा सकता हूं, तो अब 10 से ज्यादा की औकात नहीं है, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट का जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर आया 0.5 आया, उससे ज्यादा तो आ नहीं सकता है, मैक्सिमम है। और ये आपको क्लियर ये पता है कि देखिए यार जो प्रेशर होता है, प्रेशर वो P0A और XA, P0A और XA के बराबर है, P0A और XA, यानी जो आपने चीजें मिलाई हैं उसके बराबर है। बात समझ में आई? P0A और XA। अब कुछ लोगों को इसमें भी थोड़ा सा दर्द होगा कि सर ये आपने कैसे लिख दिया, तो सिंपल सी मैं बात बता दूं, देखो जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आएगा, सॉल्यूशन का वो प्रेशर A और B दोनों की वजह से आएगा। कल ही आपको डिस्कस किया, इसी मैंने कहा था उस पॉइंट को जरूर पढ़ना। ए का मतलब जो सॉल्वेंट है वाटर है, बी का मतलब आपने ये जो डॉट 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 लाल सा जो दिख रहा है वो मिलाया है। बट आपको क्लियर पता है बेटा कि ये जो डॉट डॉट है, जो शक्कर आपने मिलाई है, ये उड़ेगा नहीं, तो इसका प्रेशर तो नहीं आएगा, यानी पीबी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो पीएस सिर्फ क्या बचा पीए, और पीए क्या होता है अकॉर्डिंग टू द राउल्ट लॉ P0A XA, सिंपल सी बात है। अब एक बात बताइए, P0A तो फिक्स है, ये P0A तो फिक्स है, यानी वाटर का जो वेपर प्रेशर मैक्सिमम आया 0.5, ये तो फिक्स है, ये तो चेंज हो नहीं सकता कि भाई 0.5 उसका मैक्सिमम, ये चेंज हो नहीं सकता। तो आप क्या करोगे? XA को चेंज करोगे, यानी पूरी की पूरी कहानी क्या है कि अगर आपको P को बढ़ाना है, ये तो बढ़ेगा नहीं, तो XA को बढ़ा दो। क्या करो? XA को बढ़ा दो। अब हम देखते हैं XA बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा। अब कहानी समझना, सबको पता होता है कि भाई मोल फ्रैक्शन जो होता है XA और XB दोनों को मिला के क्या होता है? 1 होता है। अगर आप XA को बढ़ाना चाहते हो, या तो XA को बढ़ाओगे तो XB क्या होगा? कम होगा। तो दो काम चाहे करो, चाहे XA को बढ़ाओ और चाहे XB को कम करो, तब आपका बात बनेगा। तो आप क्लियर पहले समझते हैं। हमने सोचा यार अगर हम सॉल्यूट को भेज दें, भाई आप क्या कह रहे हो कि A को बढ़ाओ, A का मतलब सॉल्वेंट के मोल को बढ़ा दो। आप क्या करोगे बेटा? A को बढ़ाओगे, यानी सॉल्वेंट को आप बढ़ाना चाहते हो, ठीक, सॉल्वेंट को बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरफ चला जाए, यानी अगर ये इस तरफ चला जाए, अगर ये सॉल्यूट इस तरफ चला जाए, तो देखो अगर सॉल्यूट इस तरफ सॉल्वेंट की तरफ चला जाए तो इनके नंबर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो XB कम हो जाएगा तो XA बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? यानी सिंपल सी बात है कि भाई देखिए जो सॉल्यूट इस तरफ है, सॉल्यूट का मतलब क्या है? XB, सॉल्यूट का मतलब क्या है? XB। तो अगर XB इधर जाएगा, देखो अगर XB इस तरफ जाएगा, XB इस तरफ जाएगा, तो क्या XB कम हो जाएगा? और अगर XB कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक XA बढ़ जाएगा, XA बढ़ जाएगा। इतनी चीजें आपको आई थिंक समझ में आई होगी। बट प्रॉब्लम जानते हो क्या बेटा? प्रॉब्लम जानते हो? मैंने क्लियर कहा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जहां से सॉल्यूट पास नहीं होगा, यानी XB कभी भी इस तरफ पास नहीं हो सकता, कभी भी पास नहीं हो सकता, सॉल्यूट कभी भी पास हो नहीं सकता। तो प्रॉब्लम ये है कि सॉल्यूट पास नहीं हो सकता, इसका मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप XA को बढ़ा लो। XB तो कम नहीं कर सकते, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि XA को बढ़ाओ। अब हम देखने जा रहे हैं XA को कैसे हम बढ़ाएंगे। क्लियर हो गई बात? यानी आप XB को यानी सॉल्यूट को क्लियर, मतलब कंफ्यूज ना होना बेटा। A जो आपका है वो वाटर है यानी सॉल्वेंट है, B जो आपका है वो सॉल्यूट है जो आपने मिलाया है। बाकी इसका मोल फ्रैक्शन तो हमने सिंपल सिखा, सॉल्यूट यानी B वाला तो इधर नहीं जा सकता, B वाला तो इधर नहीं जा सकता। तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ क्या है कि हम A वाले को इस तरफ भेजें, हम A वाले को इस तरफ भेजें। और A क्या था आपका? वाटर था। तो अगर वाटर इस तरफ मूव होगा, अगर वाटर इस तरफ मूव होगा तो देखो उसे ही हमने क्या बोला? ऑस्मोसिस बोला। अब एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि ये जो सॉल्वेंट पास हो रहा है, ये सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट है। इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट इधर जा रहा है, बिल्कुल सॉल्वेंट इधर जा रहा है, लेकिन कुछ सॉल्वेंट इस तरफ से इस तरफ भी आ रहे होंगे, बहुत कम, ज़्यादा नहीं। इस तरफ ज़्यादा आ रहा होगा, ज़्यादा आ रहा होगा, इस तरफ थोड़ा। मान लो इधर 100 हैं तो इधर आपके 5 या 10 ही जा रहे होंगे, ठीक है ना। ये और भी रीज़न होते हैं जो आपको पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। जो आपने ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आपने डिफ्यूज और भी क्या नाम सुना होगा,
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सुना होगा, या और भी चीज़ें होती प्रोटीन वगैरह से होती हैं, तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। बट इस पर क्वेश्चन कई बार आया है कि यार क्या मूवमेंट दोनों तरफ होता है? हाँ सर, मूवमेंट इस तरफ भी होता है और थोड़ा सा मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है, बट हम किसको मान के चलते हैं? नेट मूवमेंट को मान के चलते हैं। बात समझ में आई? ये नीचे मैंने लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको, और अच्छे बारीकी से समझते हैं। देखिए, अब आपने देख लिया कि यार एक तरफ हमने वाटर रखा था, एक तरफ हमने वाटर रखा था, और एक तरफ यानी सॉल्वेंट रखा था, एक तरफ हमने सॉल्यूशन रखा था। तो हमारा जो मूवमेंट था वो LHS से RHS की तरफ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट हुआ, वाटर से इस तरफ मूवमेंट हुआ। ये हमने देख लिया, ऑस्मोसिस कहलाया, ये क्लियर हो गया। दूसरा, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, दूसरे टर्म में कैसे देख सकते हैं? अगर आपका एक सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन है, यानी इधर भी आपका सॉल्यूशन है, इधर भी आपका सॉल्यूशन है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? मान लीजिए इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इधर कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट का मतलब क्या है? आपका जो पानी है वो क्या है? ज्यादा है। आपके पानी ज्यादा है, यहाँ पे पानी क्या है? कम है। तो फिर भी मूवमेंट किस तरफ होगा? देख लो, हाई वाटर से लो वाटर की तरफ मूवमेंट होगा। कौन सा मूवमेंट होगा? नेट मूवमेंट होगा। क्लियर बात समझ में आ गई? अब एक स्टेटमेंट मैंने दिया, ऑस्मोसिस इज द नेट मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये स्टेटमेंट क्लास 9th से या और जगह आपको डायरेक्ट बोला जाता है या बताया जाता है, ये सीधा गलत है। ये स्टेटमेंट सीधा गलत है। अब समझना क्यों गलत है बेटा, क्यों गलत है एक बात समझना। ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। गलत इसलिए है कि देखिए, हाई कंसंट्रेशन, जैसे ही आपने बोला हाई कंसंट्रेशन से कहाँ गए आप? लो। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब बताइए, हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कि गाढ़ा है। कैसा है? गाढ़ा है। इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट ज्यादा है और जो आपका पानी है वो क्या है? कम। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कम पानी से ज्यादा पानी की तरफ आपका नेट मूवमेंट हो? यहाँ पे देखो नेट लिखा हुआ है, मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि यहाँ पे नेट मूवमेंट लिखा। मूवमेंट होता है, बिल्कुल मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी पूछी गई है? नेट मूवमेंट की बात पूछी गई है। बात समझ में आई आपको? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है जो आपने पढ़ा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। आपको लिखना पड़ेगा कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। भाई सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन है, सॉल्वेंट का यानी वाटर का हाई कंसंट्रेशन है, उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ये आपको क्लियर बताना पड़ेगा, तब आपका स्टेटमेंट सही होगा। बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल, अगर आपसे बोले सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूशन कैसा है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कहते हैं ना, लाओ डाइल्यूट सॉल्यूशन लाओ, कंसंट्रेट सॉल्यूशन लाओ। इसका मतलब सॉल्यूट ज्यादा है। सॉल्यूशन वाले में कंसंट्रेट का मतलब सॉल्यूट ज्यादा। लेकिन अगर आपसे कहे कि सॉल्वेंट कंसंट्रेटेड है, तब हम कहेंगे हाँ यार ये कह रहा है कि सॉल्वेंट आपका ज्यादा है। बात क्लियर हो गई आपको? चलिए हम चलते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। हम किसकी तरफ? ऑस्मोसिस की तरफ चलते हैं। भाई सॉल्वेंट का 3 तरीके से हमने मूवमेंट देखा कि सॉल्वेंट यानी पानी का मूवमेंट LHS से RHS की तरफ जा रहा था, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जा रहा था। तो अभी आपने देखा बेटा कि ये आपका वेपर प्रेशर इधर 0.5 था, इधर 0.4 था, मूवमेंट इस तरफ से इस तरफ हो रहा था, हमने पूरा देख लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि यार अगर मैंने इधर 0.1 का प्रेशर अप्लाई किया, अगर मैंने इस तरफ 0.1 का प्रेशर अप्लाई किया, क्या ये 0.5 हो गया? बिल्कुल सर, ये भी 0.5 हो गया। क्या अब कोई भी मूवमेंट होगा? नो सर, अब जो आपका मूवमेंट होगा वो थम सा जाएगा और यानी बंद हो जाएगा। तो इसी प्रेशर को जो आपने बाहर से प्रेशर अप्लाई किया है, इसी प्रेशर को ही हम लोगों ने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर। बताओ कितना आसान था, है ना? ठीक है ना? क्या आपको टफ लगा? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आपने ऑस्मोटिक प्रेशर और कहीं से पढ़ा, आप जाके एक बार देख लीजिएगा, है ना? हम सिंपल तरीके से ऐसी तरीके से समझ रहे हैं कि हमको यार दिमाग में क्लियर हो जाए, हम भी किसी को समझा पाएं। चलिए बात समझ में आई? तो इधर 0.1 का प्रेशर कम था, हम जब वही प्रेशर दे देंगे, सब दुनिया थम सी जाएगी, तो आपका कोई मूवमेंट नहीं होगा, नेट मूवमेंट खत्म हो जाएगा। तो इसे ही बोला ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम समझते हैं बेटा, ये तो कहानी हो गई। अब हम ये समझते हैं कि आपने 0.1 का पहले दिया, अब आपने 0.1 का नहीं दिया, आपने अब 0.2 का दिया। कितने का दिया? 0.2। तो ये कितना हो गया? 0.6। कितना हो गया? 0.6। अब बताओ प्रेशर किधर ज्यादा हुआ? प्रेशर किधर? इस तरफ। यानी अब क्या मूवमेंट इस तरफ होने लगेगा? अब मूवमेंट क्या इस तरफ होने लगेगा? बिल्कुल हाँ, अब मूवमेंट आपका इस तरफ होने लगेगा, क्योंकि इधर का वेपर प्रेशर क्या हो चुका है? ज्यादा हो चुका है। तो बताओ ये क्या था? ऑस्मोसिस। इस तरफ क्या थी? ऑस्मोसिस। क्या ये रिवर्स ऑस्मोसिस है? इसे ही क्या बोला? रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी जब आपने वेपर प्रेशर से ज्यादा
प्रेशर अप्लाई कर दिया, सॉरी, जब आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर था 0.1 और 0.1 पे सब थम से गए थे, लेकिन आपने अप्लाई कितना कर दिया 0.2, यानी आपने इससे ज़्यादा अप्लाई कर दिया, तो ऑस्मोसिस रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, जो आपने सुना होगा आरओ वाटर का यूज़ करते हो आप लोग। तो उसमें पानी कैसे साफ़ होता है, इधर देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड था जिधर सिर्फ और सिर्फ क्या था, पानी। ये लेफ्ट हैंड साइड था, समझिए, ये लेफ्ट हैंड साइड था जिधर सिर्फ क्या था, पानी, और इधर आपका आरएचएस में सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन का मतलब इसमें गंदगी थी, इसमें क्या थी, गंदगी थी, पार्टिकल थे। जब आपने रिवर्स ऑस्मोसिस किया, यानी मूवमेंट इस तरफ होने लगा, तो इधर का पानी इधर जाने लगा, समझिए, इधर का पानी, देखिए पानी जो है ना, पानी, तो इधर का जो पानी था इस तरफ जाने लगा, यानी पानी साफ होने लगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। समझ में आई बात। अब आते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैलकुलेट किया, पूरा बताया, देखिए समझना। पहली चीज़, कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, यानी उन्होंने जब फार्मूला दिया और उसको अप्लाई किया, तो उन्होंने देखा कि ये फार्मूला डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये फार्मूला डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होता है। बात समझ में आ गई। अब आपने गैस इक्वेशन पढ़ा है, PV इज इक्वल टू NRT, तो P इज इक्वल टू N/V, V कहाँ आ गया, देख ली, नीचे आ गया, तो यानी N/V/RT, तो P इज इक्वल टू CRT, ये पहले से आप लोगों ने पढ़ा है, P इज इक्वल टू CRT, है ना। C क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, C क्या होता है, कंसंट्रेशन, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, P प्रेशर होता है। बट यार अगर ऐसा फार्मूला देते, सबने क्या, सब क्या सोचते, ऐसा फार्मूला अगर देते, सब क्या सोचते कि भैया इन्होंने तो नकलची हैं, इन्होंने तो नकल कर लिया है। तो इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, और क्या कर दिया, इसी P को क्या मान लिया इन्होंने, पाई, प्रेशर को इन्होंने पाई माना, C को C ही रहने दिया, R कांस्टेंट को S कर दिया, R कांस्टेंट को क्या कर दिया, सॉल्यूशन कांस्टेंट। यानी जो पहले गैस इक्वेशन में गैस कांस्टेंट था, इन्होंने बस नाम क्या दे दिया, सॉल्यूशन कांस्टेंट। वैल्यू वही थी जो R की वैल्यू है, 0.08 यही वैल्यू थी। तो एक फार्मूला आपका आ गया, पाई इज इक्वल टू CST, है कुछ नहीं, पुराना वाला है कुछ भी नहीं। बात समझ में आ गई। अब अपने पास सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक प्रेशर अपने पास सॉल्यूशन अपने बेटा 3 तरीके के होते हैं। एक पहला, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, यानी पाई 1 जो आपका प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर था, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। लो निपट गया मामला, मिट ही नहीं रहा, परमानेंट मार्कर चल गया, ओके गलती। और चलिए, पाई इज इक्वल टू पाई 2 यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक क्लियर, यही इसी पे क्वेश्चन आता है। अगर पाई 1 पाई 2 का इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, पाई 1 ज्यादा हो सकता है या पाई 2 ज्यादा हो सकता है। तो जो ज्यादा होगा हाइपरटोनिक, जो कम होगा वो हाइपोटोनिक। ये बात तो आपको पहले से पता होगी, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं जिस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा PYQ में आते हैं, उसकी तरफ एक आपके चलते थ्योरेटिकल पॉइंट है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। यार देखो, ये जो आपने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी है, ये जो आपने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, अननोन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। इससे अननोन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रेफर्ड किया जाता है, MCQ में बार बार जो आता है वो क्या है कि मोस्ट प्रेफर्ड मेथड कौन, हमने कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर मोस्ट प्रेफर्ड मेथड है। बट कई बार लिखने को आता है कि ऐसा क्यों है, तो हमने कहा भाई ऑस्मोटिक प्रेशर माइक्रो मॉलिक्यूल यानी प्रोटीन या पॉलीमर का क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट नापने के काम आता है। रीज़न क्या देंगे कि ये इट इज़ एक्यूरेट, पहली चीज़ क्या लिखोगे, इट इज़ एक्यूरेट एंड कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। एक तो ये एक्यूरेसी इसके अंदर है, दूसरा क्या है, रूम टेम्परेचर पे मेजर करता है। अब समझना, एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा सॉल्यूट मिलाओगे, थोड़ा सा सॉल्यूट मिलाओगे, थोड़ा सा सॉल्यूट मिलाओगे तो ढेर सारा आपको चेंज नज़र आएगा। जैसे आप थोड़ा सा खाओ और तगड़े हो जाओ तो मज़ा है कि नहीं, मज़ा है। और ढेर सारा 6-6 रोटी खाते जाओ और अगर तगड़े ही ना हो पाओ तो दिखेगा नहीं, क्या लगता नहीं है या लग नहीं रहा है इसको। वही देखो कि आपने थोड़ा सा ही अमाउंट मिलाया लेकिन इसको लग गया, यानी आसानी के साथ चेंज विजिबल हुआ, एक्यूरेट है। दूसरा, रूम टेम्परेचर पे ही डन, यानी हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना बॉइलिंग पॉइंट में इन सब में आपको वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, तो रूम टेम्परेचर पे ही मामला सेटल हो जाता है। वरना अच्छा रीज़न क्या है कि जैसे ही आप हाई हीट देंगे तो इससे क्या होता है, प्रोटीन का नेचर चेंज हो सकता है, पॉलीमर ख़राब हो सकता है ना, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये सब क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते। आसान था।